सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, लेट प्रोसीड विथ फर्दर अमेंडमेंट्स। आएंगे पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25, डिस्कशन इज अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द चैप्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस। द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि इस चैप्टर में हुई है, दैट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल एंड इट इज मोर और लेस थ्योरेटिकल, नॉट लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो थोड़ा स्पीडीली डिस्कशन करता हूं आपके साथ। एज यू नो, जीएसटी में इनवॉइसिंग को लेकर के रेलेवेंट प्रोविजंस दीज हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 says at first stage a supplier is supposed to raise the tax invoice. So far as supplier of goods is concerned, 31(1) says supplier of goods generally shall raise the invoice at the time of the removal of the goods. Section 31 subsection 2, it lays down the provision of tax invoice for the supplier of services. And it says a supplier of services can raise invoice up to a prescribed period which generally is 30 days. और आप सब लोगों को पता है, whenever a invoice is raised either by the supplier of goods under 31(1) or by a supplier of service under 31(2), that invoice has to capture certain particulars which have been specified under Rule 46. And आप सब लोगों को पता है, रिसेंट में ही गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग भी इंट्रोड्यूस करी जीएसटी में। लास्ट ईयर दे इंट्रोड्यूस्ड ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी एंड दिस ई इनवॉइसिंग प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस फॉर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ द सप्लायर। फॉर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ द सप्लायर, दिस ई इनवॉइसिंग वाज इंट्रोड्यूस इन रिलेशन टू B2B सप्लाई। बेसिकली हाउ ई इनवॉइसिंग इज डन, लास्ट ईयर के प्रोविजंस आपने पढ़े होंगे। ई इनवॉइसिंग में क्या क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो अपना इनवॉइस तैयार करता है, बट बिफोर इशूइंग टू द रेसिपिएंट उसे अपने इस इनवॉइस को जो है वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होता है। तो इनवॉइस तैयार करने के बाद वो अपने इनवॉइस की डिटेल्स जो है वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डालता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उसके इनवॉइस को वैलिडेट करती है और उसको एक नंबर, जिसको हम IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं, वो असाइन कर देती है और एक QR कोड कंटेनिंग दैट IRN नंबर जो होता है वो इनवॉइस पर जो है वो अटैच कर दिया जाता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो होती है, ये करने के बाद उस इनवॉइस को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में सप्लायर को वापस दे देती है और फिर सप्लायर जो है उसका PDF निकाल करके अपने रेसिपिएंट को जो है वो इशू करता है। दिस इज द वे ई इनवॉइसिंग इज डन। अच्छा, ई इनवॉइसिंग इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल इनवॉइसिंग इज अ बिट डिफिकल्ट इन द सेंस
इन केस द नॉर्मल इनवॉइसिंग इज डन, तो सप्लायर को क्या करना है, उसे सिंपली अपनी बुक्स में इनवॉइस बना करके जो है वो उसका प्रिंट आउट निकाल के रेसिपिएंट को दे देना है। इनवॉइसिंग में उसे इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस स्टेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करना है, वहां से नंबर मिलेगा विद QR कोड, फिर उसे उसका प्रिंट आउट जो है वो रेसिपिएंट को देना है। तो इनवॉइसिंग में उसका काम जो है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, इनवॉइसिंग एट प्रेजेंट जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर के लिए जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। अच्छा, उसमें भी क्या था, कुछ सप्लायर जो थे वो गवर्नमेंट के इस ई इनवॉइसिंग को जो था वो चैलेंज करने की सोच रहे थे। कुछ जो थे लोग वो इस ई इनवॉइसिंग को चैलेंज करने की सोच रहे थे। उनका कहना ये था, सेक्शन 31 ने ये बोल रखा है कि हम कोई भी सप्लाई करेंगे, वी आर रजिस्टर्ड पर्सन, हम सप्लाई करेंगे, हम उसका इनवॉइस रेज करेंगे, ठीक है, हम सप्लाई करेंगे, इनवॉइस रेज करेंगे, हम कोई टैक्स इवेजन नहीं कर रहे। बट ये जो एक्स्ट्रा काम हमको बता दिया है कि ई इनवॉइसिंग करो, इसमें हमारे एफर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। क्या गवर्नमेंट मैनर ऑफ इनवॉइसिंग जो है वो हमारे लिए कंट्रोल कर सकती है? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए थे थ्रू रूल 48। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए थे थ्रू रूल 48। तो देयर वर सर्टेन पीपल जो एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस करना, मैंडेटरी करना हमारे लिए, क्या इसको जो है वो हम चैलेंज कर सकते थे। अच्छा, एज यू नो, मैंने पीछे आपको अमेंडमेंट लेक्चर में बताया भी था, अगर रूल आपको कुछ करने को कहता है जो आप कंफर्टेबल जिसमें नहीं है, तो आप उस रूल के प्रोविजंस को चैलेंज कर सकते हैं अगर उस रूल में कही गई बात का एक्ट से लीगल सपोर्ट ना हो, क्योंकि रूल्स हमेशा जो हैं वो एक्ट को कैरी आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर बेसिक सेक्शन में उसकी प्रोविजनिंग नहीं है और रूल कुछ एक्स्ट्रा करने को कह रहा है, तो रूल को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट ने जो था ये देखा कि हमने जो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करी है, क्या इनवॉइसिंग मैंडेटरी करना, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करना, क्या उस काम का हमारे पास सेक्शन 31 में जो है वो लीगल सपोर्ट है? और डीपली एनालिसिस करने पर उन्होंने ये पाया ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करने का उनके पास लीगल सपोर्ट सेक्शन 31(1) में सप्लायर ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में तो है, लेकिन सेक्शन 31(2) में सप्लायर ऑफ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में नहीं है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जब उन्होंने सेक्शन 31(1) को ठीक से पढ़ा, सप्लायर ऑफ गुड्स को ठीक से पढ़ा, तो उन्होंने देखा सप्लायर ऑफ गुड्स के जो प्रोविजन 31(1) में लिखे गए हैं उसमें इनेबलिंग प्रोविजन है, जहां पर यह लिखा हुआ है कि सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए मैनर ऑफ इनवॉइसिंग प्रेस्क्राइब तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है। पर जब उन्होंने सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए 31(2) पढ़ा तो उसमें ऐसे कोई इनेबलिंग प्रोविजन नहीं थे, और गवर्नमेंट को यह समझ आया कि इन इनेबलिंग प्रोविजन के एब्सेंस में सप्लायर जो है वो रूल 48 की ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करने की बात को जो है वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अननेसेसरी जो है वो दिक्कत दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सिंपली क्या किया कि लोग इससे पहले इस बात को चैलेंज करें, गवर्नमेंट ने सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट कर दी इस तरीके से कि अब सप्लायर ऑफ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी गवर्नमेंट मैनर ऑफ इनवॉइसिंग जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है। ठीक है जी, तो दैट्स द सिंपल चेंज। अब आप एक बार इसके लिए रीडिंग कर लेंगे। सेक्शन 31(2), ध्यान दीजिएगा, 31(2) विच डील्स विद द सप्लायर ऑफ सर्विस, इनवॉइसिंग बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। तो 31(2) डीलिंग विद इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ सर्विस हैज बीन अमेंडेड टू द इफेक्ट, अमेंडमेंट क्या हुई है, अमेंडमेंट इज टू द इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग गवर्नमेंट टू नोटिफाई मैनर ऑफ इनवॉइसिंग, बेसिकली इनवॉइसिंग का सपोर्ट देने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाईज। And this amendment in section 31(2), this has been done by Finance Act 2020. ठीक है, so far as examination is concerned, it is not likely to be asked in the examination. This is just a thing कि practically इस पर इशू ना हो तो गवर्नमेंट ने 31 का लीगल सपोर्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है जी, यहां पर अगर आप देखेंगे सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस 31(1) जो है ये सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए इनवॉइसिंग की बात करता था, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए 31(2) बात करता था। अब सेक्शन 31(1) सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए जो था वो बात करता था कि सप्लायर ऑफ गुड्स को कब टैक्स इनवॉइस रेज करना है। ठीक है, साथ ही में इसमें एक प्रोवाइडेड दैट होता था, ऑलरेडी होता था, जिसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ गुड्स or supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed. Kindly notice, supplier of goods के लिए this proviso which was
ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इट वाज इनेबलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती थी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स या फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई B2B और B2C समथिंग, इनवॉइस शैल बी रेज्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट मैनर ऑफ इनवॉइसिंग को गुड्स के रिस्पेक्ट में प्रेस्क्राइब कर सकती थी. इनेबलिंग पावर वाज वेरी वेल विद इन दिस प्रोविजो. तो रूल 48 को यहां से लीगल सपोर्ट मिल जाता था. बट व्हेन इट कम्स अबाउट सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो 31(2) ये बताता था सप्लायर ऑफ सर्विसेज को अपनी इनवॉइसिंग किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेस करनी है. इसमें भी एक प्रोविजो होता था, बट इस प्रोविजो में मैनर ऑफ इनवॉइसिंग का जिक्र नहीं था. मैनर ऑफ इनवॉइसिंग का जिक्र नहीं था. आई एम रीडिंग इट. द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी मेंशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज in respect of which any other document issued shall be deemed to be a tax invoice or a tax invoice may not be issued. इस प्रोविजो में गवर्नमेंट के पास सिर्फ क्या पावर थी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कि गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि कुछ और डॉक्यूमेंट को टैक्स इनवॉइस के तौर पर एक्सेप्ट करवा सकती थी, या ये कह सकती थी इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की ही जरूरत नहीं है. ध्यान दीजिएगा, इस प्रोविजो में मैनर ऑफ इनवॉइसिंग को गवर्नमेंट बोल सकती है, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी. कहने का मतलब सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए मैनर ऑफ इनवॉइसिंग कैन बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, इस बात की लैकिंग थी. अब उन्होंने टेक केयर किया और इस प्रोवाइडेड दैट को जो है वो इन्होंने सब्स्टिट्यूट करके नया प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया. नए प्रोविजो में अब दो अलग अलग बातें उन्होंने लिख दी. जो अर्लियर प्रोविजो में थी वो एज इट इज बी पॉइंट में लिख दी, और मैनर ऑफ इनवॉइसिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उसको उन्होंने ए पार्ट में अलग से स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दिया. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. प्रोवाइडेड दैट, न्यू प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, एम्फेसिस लीजिएगा ए पॉइंट के ऊपर, specify the category of services or supplies in respect of which invoice shall be issued within such time and in such manner, emphasis and in such manner as may be prescribed. तो जैसे गुड्स के लिए ऊपर प्रोविजो कहता था किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स B2B B2C के लिए ई इनवॉइसिंग प्रेस्क्राइब की जा सकती है, अब नए प्रोविजो से वो इनेबलिंग पावर जो है वो सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी दे दी गई है. एंड यहां से सपोर्ट लेकर के अब रूल 48 ने जो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करी है उसका प्रॉपर लीगल सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो आगे अब कोई चैलेंज किसी तरीके का किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो होगा वो पॉसिबल नहीं है. आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू यू. So far as examination is concerned, I am saying again, it is not relevant from examination viewpoint because I don't think so कि examiner is going to frame any specific question as to this. Let's move on to the next amendment. Page number 26. This amendment is important for you as e-invoicing is always important for the examination. E-invoicing के जो provisions थे रूल 48 के थ्रू आए थे एंड नोटिफिकेशन से बताया गया था फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सप्लायर ई इनवॉइसिंग इज नाउ ऑनवर्ड्स मैंडेटरी. एक लिमिट सेट की गई थी कि जो भी पर्संस होंगे जिनका टर्नओवर इस लेवल से ऊपर होगा उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगी. अब वो जो लिमिट थी उस लिमिट को चेंज कर दिया गया है और उस लिमिट को रिड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से नाउ मोर एंड मोर नंबर ऑफ सप्लायर वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइसिंग. लेट अस सी व्हाट इज द न्यू लिमिट, व्हाट वाज द ओल्ड लिमिट, व्हाट इज द न्यू लिमिट. लेट अस सी. नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 CT सेंट्रल टैक्स which was basically issued taking power from rule 48. It has been amended to make e-invoicing mandatory for registered person with aggregate turnover exceeding 50 crore. So presently any registered person whose aggregate turnover is exceeding 50 crore rupees, he is supposed to comply with the provision of e-invoicing. शुरुआत में जब ई इनवॉइसिंग फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसकी लिमिट थी 500 करोड़.
मतलब दोज रजिस्टर्ड पर्सन जिनका 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था, सिर्फ उनको ई इनवॉइसिंग कंप्लाई करनी थी। डेफिनेटली उसमें लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉल कर रहे थे, बट नाउ दे हैव रिड्यूस द लिमिट। प्रेजेंट लिमिट इज 50 करोड़ एंड इसमें मोर एंड मोर नंबर ऑफ सप्लायर फॉल करेंगे जिन्हें अब ई इनवॉइसिंग से कंप्लाई करना होगा। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म इंटेंट ये है कि आगे चल करके बेसिकली ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन वो सभी के लिए मैंडेटरी करा देंगे। अभी ये जो लिमिट 50 है, ये आगे चल करके ये भी हटा दी जाएगी। चलो खैर वो फ्यूचर की बात है। फॉर द टाइम बिंग के लिए आपके लिए ये रेलेवेंट प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड ये जो नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर नीचे मैंने दिया है। ये नोटिफिकेशन नंबर अब क्या कहते हैं जरा एक बार पढ़ लेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन other than certain person, registered person but other than these, those referred in rule 54(2), 54(3), 54(4), 4A or a SCZ unit. I'll talk about this later. Let's suppose we are not talking about other persons. A registered person whose aggregate turnover in any preceding year from 2017 onwards is exceeding, is more than, देखिएगा इनिशियली लिमिट वाज 500 करोड़, लेटर ऑन इट वाज चेंज टू लोअर डाउन टू 100 करोड़ एंड फाइनली एज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन दिस लिमिट इज 50 करोड़. सो यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द लेटेस्ट लिमिट. Any registered person, excluding certain category of person of course, whose aggregate turnover in any preceding year, be important of this, in any preceding year from 2017-18 onwards is more than 50 crore shall prepare invoice and other prescribed document. Invoice as well as other prescribed document, which is basically debit note and credit note in terms of rule 48(4). 48(4) basically means e-invoicing. ठीक है जी. In respect of supply of goods or services for both to a registered person or export. So these persons shall issue invoice as well as debit note and credit note in accordance with the e-invoicing system as prescribed under rule 48. But e-invoicing किसके लिए करनी है? Please be careful. B2C सप्लाई के लिए e-invoicing नहीं है. E-invoicing is basically for when a supply is to a registered person, basically B2B supply or it is an export supply. अच्छा, when you make export, then the person receiver generally is outside India and that person is not registered under GST, so basically that is a B2C supply. So export is basically a B2C supply and this is the only B2C supply जिसके लिए e-invoicing जो है वो मैंडेटरी उन्होंने करी है. एंड इस नोटिफिकेशन को याद रखने के लिए मैंने आपको ये समराइज चार्ट बना करके दे दिया है. ये समराइज चार्ट जो होगा ये लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, आप इसे ही याद करके एग्जाम के लिए जाएंगे. एंड एक दो क्वेश्चन जो आपके पास एग्जामिनेशन में अब ई इनवॉइसिंग को लेकर के पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं. जरा एक बार चार्ट पर ध्यान दीजिएगा. यहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ही इज मेकिंग अ सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. तो द कैटेगरी ऑफ सप्लाई इज B2B सप्लाई. इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी एंड बिसाइड फ्रॉम दैट एडिशनली आपको यह ध्यान रखना, एक्सपोर्ट सप्लाई टेक्निकली इज नॉट B2B सप्लाई, इट इज अ B2C सप्लाई, बट एक्सपोर्ट सप्लाई पर भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है. इनवॉइसिंग कैसे करनी होती है? आई जस्ट मेंशन टू यू. आप अपनी बुक्स में इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे अपनी इंटेंडेड सप्लाई का, उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो होगा वो आप डिटेल्स डालेंगे इन अ स्पेसिफाइड स्कीमा. इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उसको वैलिडेट करेगी और फिर उसके बाद उसका एक QR कोड जनरेट करेगी जिसमें उसको इनवॉइस को उसने एक IRN नंबर असाइन किया होगा. फिर ये आपको वापस ये फाइल भेज देगी और ये सप्लायर अब इसका प्रिंट आउट जो होगा वो बेसिकली सामने वाले अपने रेसिपिएंट को जो होगा वो इशू करेगा. तो ये जो टैक्स इनवॉइस होगा इस पर ये QR कोड मेंशन होगा जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने उसको दिया होगा, जिस QR कोड के अंदर उस इनवॉइस का इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने दिया होगा. इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा बिकॉज जो मैं अगली अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा उसमें मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. आई एम रिपीटिंग, ई इनवॉइसिंग कैसे होती है?
सप्लायर अपना इंटेंडेड इनवॉइस रेडी करके इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उसकी डिटेल सबमिट करता है इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट कॉल्ड स्कीमा। पोर्टल उसको वैलिडेट करती है और फिर उसको जो है एक नंबर असाइन करती है, IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि एक QR कोड भी वो साथ में जनरेट करती है, उसमें एम्बेड कर देती है। और स्कीमा में जो है अब वो इनवॉइस वापस इस सप्लायर को दे दिया जाता है बाय द पोर्टल, और पोर्टल अब उसका PDF बना करके प्रिंट आउट जो है वो अपने रेसिपिएंट को इशू कर देता है, ठीक है जी, या फिर उसको एज इट इज PDF को मेल पर भेज देता है। एंड दिस इनवॉइस इज नाउ ई इनवॉइस बिकॉज इट हैज बीन रजिस्टर्ड एट द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये सब इतनी मेहनत का काम, ई इनवॉइसिंग करने का काम, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इज इट फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन? आंसर इज नो, it is only for notified category of registered person, those which have been notified under notification number 13/2020। तो वो मैंने उसका क्रक्स यहीं पर ही लिख दिया। उन्होंने किसके ऊपर एप्लीकेबल करा है? those registered person whose aggregate turnover, that means PAN based turnover, in any preceding year from 2017-18 onwards, GST has been introduced into India 2017-18 July 2017। तो from that date till current date in any preceding financial year, if the person is having a turnover of more than 50 crore, then he is supposed to issue the invoice as per the above manner जो मैंने अभी आपको बताया। Is there any exception? Yes, there are certain exclusion. Number 1, SCZ unit. SCZ unit has been kept out of the e-invoicing provision। तो SCZ का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, बट स्टिल वो जो है वो इसमें कवर नहीं होगी, बिकॉज नोटिफिकेशन ने SCZ यूनिट को जो है वो एक्सक्लूड किया है। SCZ यूनिट मे बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स, इट मे बी अ सप्लायर ऑफ सर्विस, वट एवर इट मे बी, बट वो जो होगी वो इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कवर नहीं होगी। सेकेंड कैटेगरी जिसको एक्सक्लूड किया गया, दैट इज सप्लायर रेफर टू इन रूल 54(2), 3, 4 एंड 4A। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो रूल 54(2), 3, 4 एंड 4A, इसमें सप्लायर ऑफ सर्विसेज कवर्ड थे, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो कैटेगरी 1 में SCZ यूनिट है, विच मे बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इनवॉइसिंग प्रोविजन। बट दूसरा जो एक्सक्लूजन है, दैट इज ओनली फॉर सर्टेन सप्लायर ऑफ सर्विसेज हु आर कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर रूल 54(2), 3, 4 एंड 4A। एंड आपको याद करने में दिक्कत ना हो तो 54(2), 54(3), 54(4) एंड 4A वो किस बारे में बात करते थे वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। 54(2) बात करता था बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC एंड इंश्योरर, जिनको उन्होंने इनवॉइसिंग में कुछ रिलैक्सेशन दे रखी थी और उनको उन्होंने इनवॉइसिंग से बाहर रखा है। 54(3) इसमें GTA को बात होती थी, जिसमें उन्होंने उसकी इनवॉइसिंग पर कुछ एडिशनल पर्टिकुलर्स कैप्चर करने की रिक्वायरमेंट लगाई थी, इनवॉइसिंग से इसको भी बाहर रखा है। 54(4) में बात होती थी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले सप्लायर, इनको इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया है। 54(4A) में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स की बात होती थी, उनको इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया है। तो SCZ यूनिट फर्स्ट पॉइंट, बी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस बाहर है, एंड दीज फोर कैटेगरी ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज ये भी इनवॉइसिंग के प्रोविजन से बाहर हैं। दिस इज one of the very basic question which is likely to be asked in the examination. List down the supplier who have been kept out of the e-invoicing provision. So you are supposed to memorize these things. Are you okay with this? Achha. A few more questions which may be asked in the examination. A few more questions which may be asked in the examination. अब जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ई इनवॉइसिंग को लेकर के अभी 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन भी इशू की गई है, तो उसमें से जो कुछ पॉइंट मुझे लगता है आपसे वो पूछ सकते हैं, वो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, और अदरवाइज सिंपली यू कैन लिसन। जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 2017-18 से। सो दिस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ जीएसटी इनटू इंडिया, देन 2018, 19, 20, 2021, 21, 22. So far as e-invoicing provisions are concerned, Rule 48 read with the relevant notification, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए
from the last financial year 2020-21 एंड इनिशियली 1 अक्टूबर को जब नोटिफिकेशन आई थी तो इसने नोटिफाइड किया था उन रजिस्टर्ड पर्सन को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था। देन लेटर ऑन 1 जनवरी को नोटिफिकेशन अमेंड की गई एंड 500 करोड़ की लिमिट को लोअर डाउन करके जो था वो 100 करोड़ कर दिया गया। एंड फाइनली इन दिस 2021-22 1 अप्रैल को ये लिमिट फर्दर लोअर डाउन कर दी गई है और अब ये हो गई है 50 करोड़। यू आर सपोज टू रिमेंबर द करंट प्रिवेलेंट लिमिट ओनली। आपके पास एग्जामिनेशन में स्टेट करंट पीरियड के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे जिसमें ये लिमिट मेंशन्ड है तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 2021-22 में अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को इवेल्युएट करना है कि इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको 2021-22 के लिए इवैल्यूएशन करने के लिए आपको यह चेक करना है कि इस पर्सन का प्रीसीडिंग ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस था क्या वो 50 करोड़ से ज्यादा था। एंड हियर यू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विच प्रीसीडिंग ईयर यू आर सपोज टू रेफर। 20-21 चेक करूं, 19-20 चेक करूं, 18-19 चेक करूं या 17-18 चेक करूं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर नहीं लिखा हुआ, सिंपल प्रीसीडिंग ईयर भी नहीं लिखा हुआ एनी प्रीसीडिंग ईयर 2017-18 एंड ऑनवर्ड्स। तो 2017-18 से इंडिया में जीएसटी आया है तो 2017-18 से लेकर के ये जो भी पिछले 4 साल हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, तो इन 4 सालों में कभी भी अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा रहा, कभी भी, चाहे वो 17-18 में रहा हो, चाहे वो 2021 में रहा हो, अगर 50 करोड़ से ऊपर रहा है तो इस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो हैं वो एप्लीकेबल है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड थिंग, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी में सेक्शन 26 में डिफाइंड है एंड एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी हर तरीके की सप्लाई, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट, नॉन एग्जेम्प्ट, इवन नॉन टैक्सेबल, वो सब सप्लाई जो है आ जाती है, वो सब आपको ऐड करनी होती है। और अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो आपके हर जीएसटीएन की सप्लाई विच इज कनेक्टेड विद द सेम पेन, वो सब जो है वो इसमें ऐड हो जाती है। दैट यू वेरी वेल नो। आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है, एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकालेंगे ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो अगर आप 17-18 के लिए निकालेंगे तो प्लीज ध्यान में रखिएगा 17-18 जो ईयर है उसके एग्रीगेट टर्नओवर में आप जुलाई से मार्च तक का जो टर्नओवर है सिर्फ वो इंक्लूड करेंगे, अप्रैल से मार्च नहीं, सिर्फ जुलाई से मार्च। बिकॉज अप्रैल मई जून तक इंडिया में जीएसटी था ही नहीं, क्योंकि अप्रैल मई जून तक जीएसटी था ही नहीं तो जीएसटी में कुछ भी एग्रीगेट टर्नओवर था ही नहीं। तो अगर 17-18 के लिए निकालेंगे एग्रीगेट टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 तो वो सिर्फ जुलाई और मार्च के पीरियड का निकालेंगे। 18-19, 19-20 या 20-21 की बात करेंगे तो इनके लिए, क्योंकि जीएसटी थ्रू आउट द ईयर इंडिया में था, तो आप अप्रैल से मार्च तक का जो होगा वो कंसीडर करेंगे। दिस इज अ क्लैरिफिकेशन विच हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट और ये मैंने बाय वे ऑफ फुटनोट जो है नीचे आपको मेंशन करके दी है। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर से इंट्रोड्यूस हुई थी 500 करोड़ की लिमिट के साथ, देन 1 जनवरी को 100 करोड़ कर दी गई, 1 अप्रैल को ये है फाइनली 50 करोड़ कर दी गई। और नीचे मैंने ये लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर 2017-18, द फर्स्ट ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। तो फॉर 17-18 द एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 जुलाई अंटिल 31 मार्च 2018। So this is a very small question which is likely to be asked in the examination. Okay, you have to be careful about this. Another question which can be asked in the examination is, let's suppose there is a person who has taken registration in 2021-22, newly registered person,
21-22 is his first year as a registered person. ठीक है, so he crosses the threshold of let's suppose 20 lakhs and get himself registered. And साल में let's suppose बहुत अच्छा इसका बिजनेस है और साल में इसने कहीं यहां let's suppose अक्टूबर 2021 में let's suppose इसने 50 करोड़ की लिमिट का टर्नओवर अचीव कर लिया. अच्छा, टिल द लिमिट इज 50 करोड़, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, ही इज सपोज्ड टू डू द इनवॉइसिंग एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, बट अब 50 करोड़ की लिमिट हैज बीन अचीव्ड. तो नाउ दिस पर्सन इज आस्किंग, नाउ since I've already achieved the aggregate turnover of 50 crore, whether now onwards I'm supposed to comply with the e-invoicing provisions. So be careful. This person in the current year is not supposed to comply with the e-invoicing provision. As a registered person, 21-22 is the current financial year. E-invoicing notification says what? E-invoicing तब अप्लाई होगी जब आपका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ को एक्सीड करेगा. नाउ इसका ये करंट फाइनेंशियल ईयर इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इसके प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर क्या है? 0. क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में जीएसटी में ये काम ही नहीं करता था, तो टर्नओवर बेसिकली क्या है? 0. और क्योंकि प्रीसीडिंग टर्नओवर में 0 है, तो इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. इसने अगर इस साल में 50 करोड़ की लिमिट भी एक्सीड कर ली है तो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. रेदर देन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 21-22 उसमें इसके ऊपर जो होंगे वो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे. माइंड इट, करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वी आर चेकिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. This is also clarified by the government. Here is the relevant portion which I have reproduced. Notification के नीचे, if an entity turnover crosses the threshold limit 50 crore for e-invoicing during the current financial year, then from what date it shall start generating e-invoices. तो प्लीज ध्यान में रखिएगा. They have clarified to calculate e-invoicing eligibility, preceding year turnover beginning from 2017-18 should be considered. Hence, if a business turnover exceeds the prescribed limit in a financial year, it would be required to generate e-invoice from the beginning of the next financial year. For example, if threshold is crossed in financial year 2021, then e-invoicing will be applicable from 1st April 21, that is from the next financial year 21-22. So this is the next question which they can ask in the examination. These two questions, and another point which I want you people to remember is, जो इन्होंने इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस करी फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये इन्होंने किसके लिए करी? B2B कैटेगरी ऑफ सप्लाई के लिए. B2B कैटेगरी ऑफ सप्लाई के लिए, जिसका बेसिक इंटेंट ये था कि सप्लायर जब अपने इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएगा तो ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उस इनवॉइस की डिटेल ऑटोमेटिकली इस सप्लायर के GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट कर देगी. GSTR 1 में जो होगा वो ऑटो पॉपुलेट कर देगी और उस GSTR 1 से ये कॉरेस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट के GSTR 2A में भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. एंड रिसेंटली GSTR 2B भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो उसके 2B में भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. तो जैसे ही इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाएगा, रियल टाइम बेसिस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से वो GST पोर्टल पर उस कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर की GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा और वहां से जो रेसिपिएंट होगा उसके GSTR 2 एंड 2B में जो होगा ये ऑटो पॉपुलेट जो होगा वो कर दिया जाएगा. और इससे जो ITC अवेलमेंट का प्रोसेस होगा फॉर द रेसिपिएंट वो जो होगा वो आसान हो जाएगा. दिस वाज द बेसिक आइडिया इन द माइंड ऑफ द GST पीपल जो उन्होंने इनवॉइसिंग को मैंडेटरी किया है. अच्छा, अब कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सर अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कंपोजिशन सप्लायर है
तो क्या उसको भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ेगा? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, दे इशू बिल ऑफ सप्लाई। आई होप यू नो दिस थिंग, ठीक है ना। एंड सिंस दे इशू बिल ऑफ सप्लाई, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा हमने ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस करी है, बिल ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में हमने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। और लॉजिक वाइज भी ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको लॉजिक बताया, ई इनवॉइसिंग इंट्रोड्यूस करने के पीछे द बेसिक इंटेंस इज दैट कि सप्लायर जो भी रिपोर्ट कर रहा है उसका आगे रेसिपिएंट को आईटीसी रियल टाइम बेसिस पर मिल जाए और हमारा क्रॉस चेक मेंटेन रहे, ये सोच करके उन्होंने किया है। कंपोजिशन सप्लायर के केस में कोई आईटीसी आगे फ्लो ही नहीं होते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक आल्सो इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो है वो कंपोजिशन सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द थर्ड क्लैरिफिकेशन व्हिच हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। So I think these are the 3 points which are the minor points but likely to be asked in the examination. Let's proceed further. चलिए friends, let's proceed with the next amendment. It is relating to 6 proviso to Rule 46. इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अमेंडमेंट में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अगर क्लैरिटी से नहीं सुना, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। As I just told you, if you are a registered person under GST, a normal supplier, then whenever you are making a supply of goods or services, you are supposed to issue a tax invoice, which is your obligation created by section 31. Section 31 subsection 1 बताता है at what stage supplier of goods shall issue the tax invoice. 31(2) बताता है at what stage supplier of service is supposed to issue a tax invoice. तो आपको उन स्टेजेस पर अपना टैक्स इनवॉइस जो है वो रेज करना है। अब जो आप टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं उसमें पर्टिकुलर्स आपको क्या क्या लिखने हैं, वो पर्टिकुलर्स रूल 46 में स्पेसिफाई किए गए हैं। तो योर ऑब्लिगेशन टू रेज अ टैक्स इनवॉइस इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 31 एंड सेक्शन 46 इज स्पेसिफाइंग व्हाट पर्टिकुलर्स यू आर सपोज्ड टू कैप्चर ऑन द टैक्स इनवॉइस। देयर आर सो मेनी पर्टिकुलर्स व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड, यू आर ऑलरेडी नोइंग दैट। One of the important particular which you are supposed to remember is the particular which has been specified under Rule 46R. 46R. 46R says if you are a registered person to whom e-invoicing provisions are applicable. Basically, Rule 48 में जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस बताए गए हैं वो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो रूल 46R ये कहता है आपको अपने इनवॉइस पर QR कोड मेंशन करना जरूरी होगा, जिस QR कोड में एम्बेडेड होगा IRN जो आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने असाइन किया होगा। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, अगर आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप इनवॉइस डायरेक्टली इशू नहीं कर देते रेसिपिएंट को, आप अपने इनवॉइस को तैयार करके इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिपोर्ट करते हैं। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उस इनवॉइस को वैलिडेट करती है, किस सेंस में कि वो उस इनवॉइस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर देती है और साथ में एक QR कोड भी क्रिएट करती है और उस QR कोड के अंदर वो एम्बेड कर देती है वो इनवॉइस रेफरेंस जो वो आपको वापस भेज देती है। एंड एज अ सप्लायर अब आप जो इनवॉइस इशू करेंगे उस इनवॉइस में वो QR कोड जो कि पोर्टल ने जनरेट किया था विद द एम्बेडेड IRN वो स्पेसिफाई होना जरूरी है। दिस इज द रिक्वायरमेंट जो कि रूल 46R ने जो है वो क्रिएट करी है, पर किनके लिए, जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल है, उनके इनवॉइस में QR कोड रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने जो दिया है वो होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, रूल 46 में एक प्रोविजो है, 6 प्रोविजो, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि गवर्नमेंट अदर पर्संस को नोटिफाई कर सकती है, वो पर्सन जो कि ई इनवॉइसिंग में नहीं आते, जिनके ऊपर नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे पर्सन को भी नोटिफाई कर सकती है और उनको ये कह सकती है कि उनकी जो नॉर्मल इनवॉइसिंग होगी उस नॉर्मल इनवॉइसिंग पर भी एक QR कोड
उनकी नॉर्मल इनवॉइसिंग पर भी एक QR कोड होगा। जो इनवॉइसिंग में है उनके ऊपर तो QR कोड होना ही है, पर मैं क्या कह रहा हूं, 6 प्रोविजो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। इवन इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय द ई इनवॉइसिंग प्रोविजन, यू आर अ नॉर्मल सप्लायर, नॉर्मल इनवॉइसिंग आर एप्लीकेबल, बट इफ गवर्नमेंट नोटिफाई देन आपको अपने नॉर्मल इनवॉइस पर भी एक QR कोड जो होगा वो मेंशन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये वाला QR कोड उस वाले QR कोड से कैसे डिफरेंस है? बट दैट इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो ई इनवॉइसिंग के केस में QR कोड है वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने क्रिएट करके सप्लायर को दिया है, सप्लायर उसको एज इट इज मेंशन करके दे रहा है। पर 6 प्रोविजो में जिस QR कोड की बात की गई है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ये QR कोड जो सप्लायर होगा वो खुद से जनरेट करके अपने इनवॉइस पर लगाएगा, और इस QR कोड का पर्पस डिफरेंट है। इस QR कोड का पर्पस ये है कि रेसिपिएंट आपका जो होगा वो उस QR कोड को स्कैन करके आपको इजीली जो होगा वो पेमेंट कर पाएगा। देखिएगा मैंने यहां नीचे चार्ट में इसको डिपिक्ट किया है। यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू यू, प्रिज्यूम। नाउ अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पर्सन को भी नोटिफाई कर सकती है अंडर 6 प्रोविजो टू रूल 46, लीगल लैंग्वेज अभी पढ़ लेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई किया तो ऐसे पर्सन को अब टैक्स इनवॉइस रेज करते टाइम एक QR कोड जो कि उसके द्वारा सेल्फ क्रिएटेड होगा वो अपने इनवॉइस पर देना होगा। इस QR कोड का पर्पस सिर्फ ये होगा कि जो आपका रेसिपिएंट होगा वो इस QR कोड को स्कैन करके आपको जो होगा वो पेमेंट कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ई इनवॉइसिंग का QR कोड इज अ डिफरेंट कोड, और यहां जो मैं 6 प्रोविजो में बात कर रहा हूं दैट इज अ डिफरेंट प्रोविजन। और बेटा ये जो 6 प्रोविजो कहता था गवर्नमेंट कर सकती है नोटिफाई, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 नोटिफिकेशन इशू कर दिया है 14/2020, और ये बोल दिया है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन उनको अपने टैक्स इनवॉइस पर डायनामिक QR कोड जो होगा एक मेंशन करना पड़ेगा। डायनामिक QR कोड क्या होता है वो मैं सब बताऊंगा। वो मेंशन करना पड़ेगा, वो इनवॉइस पर मेंशन करके देना पड़ेगा ताकि रेसिपिएंट उस QR कोड को यूज करके जो है वो पेमेंट कर पाए। एक बार जरा मैं अपनी अमेंडमेंट का टाइटल पढ़ लेता हूं। 6 प्रोविजो टू रूल 46 ये GST लॉ में इंसर्ट किया गया था, एम्पावरिंग गवर्नमेंट को पावर देने के लिए टू नोटिफाई दैट इनवॉइस शैल कंटेन QR कोड इवन इन केस ऑफ नॉर्मल इनवॉइसिंग। एंड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने आज की डेट में इशू कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, इशूड रिक्वायरिंग सर्टेन सप्लायर्स to make QR payment method available on B2C supply। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है एंड सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को उन्होंने नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि आप जब सप्लाई करेंगे कौन सी B2C सप्लाई, तो आपको अपनी B2C सप्लाई पर ये वाला QR कोड पेमेंट के पर्पस के लिए जो होगा वो मेंशन करके देना पड़ेगा। One of the important question which can be asked in the examination is QR कोड जो ई इनवॉइसिंग के केस में होता है एंड QR कोड जो यहां मैं बात कर रहा हूं इसमें क्या डिफरेंस है। तो होपफुली ब्रॉड डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ई इनवॉइसिंग के केस में QR कोड सप्लायर नहीं जनरेट करता, पोर्टल क्रिएट करके उसे देती है, वो उस QR कोड को एज इट इज अपने इनवॉइस पर मेंशन करके जो है वो बायर को देता है। जबकि यहां वाला जो QR कोड है वो सप्लायर जनरेट कर रहा है और सप्लायर खुद सेल्फ जनरेटेड QR कोड को इनवॉइस पर बायर को दे रहा है, और पर्पस यहां QR कोड का क्या है कि बायर उस QR कोड को स्कैन करके जो है वो पेमेंट कर पाए। ई इनवॉइसिंग B2B सप्लाई के रिस्पेक्ट में होती है, नॉट B2C। जबकि यहां 6 प्रोविजो में जो हम बात कर रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, B2C सप्लाई। तो दोनों कैटेगरी ऑफ सप्लाई बिल्कुल अलग है, तो वो आपको इनवॉइसिंग वाला अलग ध्यान में रखना है और यहां जो डिस्कशन चल रहा है वो आपको अलग में ध्यान रखना है। ई इनवॉइसिंग के लिए रेलेवेंट नोटिफिकेशन नंबर वाज 13/2020, जबकि यहां पर जो नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है 14/2020। नीचे मैंने डिफरेंसेस वगैरह प्रॉपर इसको इवैल्यूएशन करने के लिए दे रखे हैं, वो सब हम देखेंगे।
तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ई इनवॉइसिंग का क्यूआर कोड अलग है और जो अब मैं कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं ये बिल्कुल अलग है। चल सकता हूं आगे? चलो एक बार के लिए रूल 46 का लीगल टेक्स्ट आपको पढ़वाता हूं नेक्स्ट पेज पर। रूल 46 टैक्स इनवॉइस ये बताता है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स टैक्स इनवॉइस पर होने चाहिए। इट सेज अ टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31 शैल बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कि सेक्शन 31 में इनवॉइस का ऑब्लिगेशन है। एक रजिस्टर्ड पर्सन जब भी सेक्शन 31 में ई इनवॉइस जब भी सेक्शन 31 में इनवॉइस रेज करेगा तो उसके इनवॉइस पर ये पर्टिकुलर्स जो है वो कैप्चर होने चाहिए। एंड बेटा दे हैव मेंशन्ड सो मेनी पर्टिकुलर्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहां पर अपने हाथ से लिख लीजिएगा, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। 46R ने ये बोल रखा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है उसके इनवॉइस में क्यूआर कोड जो कि पोर्टल ने उसे दिया होगा विद एम्बेडेड IRN वो होना जरूरी है। ठीक है, ये है 46 नॉर्मल। अब 46 में देयर आर प्रोविजोस, और प्रोविजो का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन। तो इसमें 6 प्रोविजो जो है उसका लीगल टेक्स्ट मैंने यहां प्रोड्यूस किया है। 6 प्रोविजो सेज द गवर्नमेंट may by notification on the recommendation of council and subject to condition and restrictions as mentioned therein specify that tax invoice shall have QR code. Exception says government notification से ये specify कर सकता है that your tax invoice shall have the QR code. My wording 46R was only for the e-invoicing people. They are supposed to have the QR code generated by the portal. Now the exception is says, even if you are not covered by the e-invoicing provision, normal invoicing provisions are applicable to you, but still government by notification can say your tax invoice shall also have a QR code. Sir, when e-invoicing is not applicable, then from where I will get the QR code? Beta, I have told you, जिनके ऊपर e-invoicing एप्लीकेबल है उनको QR कोड पोर्टल देगी। आपके ऊपर e-invoicing नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है QR कोड लगाओ, ये वाला QR कोड डेफिनेटली आपको पोर्टल नहीं देगी। दिस इज सेल्फ जनरेटेड बाय यू। दिस इज सेल्फ जनरेटेड बाय यू। सर मैं क्यूआर कोड कैसे जनरेट करूंगा? बेटा दे आर सो मेनी एप्लीकेशंस व्हिच आर अवेलेबल जिसको यूज करके आप अपना क्यूआर कोड जो होगा वो जनरेट करेंगे। बेसिकली है क्या, आपने सप्लाई करी तो उस सप्लाई में जो भी पैसा आपका लेना बनता है आप उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इस क्यूआर कोड में डाल के क्यूआर कोड बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल, और इनफैक्ट जीएसटी पोर्टल भी आपको सैंपल एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है, तो आप उसको यूज करके ये क्यूआर कोड जो होगा वो जनरेट करके अपने रेसिपिएंट को दे देंगे, और रेसिपिएंट जो होगा वो अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी। अच्छा, नाउ ये जो 6 प्रोविजो है ये गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया था। अब उन्होंने जो नोटिफिकेशन है वो इसके परसुएंस में इशू कर दिया है, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 एंड द नोटिफिकेशन नंबर इज 14/2020। अब देखें ऐसे कौन से लोग हैं जिनको 6 प्रोविजो के हिसाब से क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा, पेमेंट वाला। तो नाउ नोटिफिकेशन सेज इनवॉइस इशूड बाय these 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन। ये 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन बेटा नोटिफाइड है। नंबर 1 रजिस्टर्ड पर्सन, मे बी सप्लायर ऑफ गुड्स, मे बी सप्लायर ऑफ सर्विस, बट अदर देन दोज रेफर टू इन 54, 2, 3, 4 एंड 4A। नाउ व्हाट इज 52, 54, 2, 3, 4 एंड 4A? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। दीज आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज जिनको इनवॉइसिंग करते टाइम कुछ स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो उनको छोड़ दो, उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल नहीं करी थी और ये वाली चीज भी एप्लीकेबल नहीं करी है। इनको छोड़ करके एनी रजिस्टर्ड पर्सन,
चाहे वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर हो, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स। तो अगेन ध्यान में रखिएगा, व्हाट आई हैव टू कंसीडर इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। बट प्रीसीडिंग ईयर कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग या एनी प्रीसीडिंग ईयर? एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 2017-18, जब से जीएसटी इंडिया में आया है। तो अगर मैं बात करूं करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन है, उसका 2017-18 से लेकर के जितने भी पीछे जीएसटी के साल गुजरे हैं, उन सालों में किसी भी साल में अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का रहा होगा, और ध्यान दीजिएगा एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन बेस्ड टर्नओवर, अगर 500 करोड़, ध्यान दीजिएगा यहां लिमिट 50 करोड़ नहीं है, ई इनवॉइसिंग में लिमिट वाज 50 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा होने पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी, यहां लिमिट क्या है? 500 करोड़। तो एक्सेप्ट फॉर दीज स्पेशल सर्विसेज सप्लायर, एनी रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, जीएसटी के जो साल हैं उसमें 500 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उसके ऊपर ये 6 प्रोविजो वाला क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। एंड इसके अलावा ध्यान दीजिएगा एक और कैटेगरी ऑफ पर्सन के ऊपर इन्होंने ये पेमेंट वाला क्यूआर कोड बोला है, वो कौन है? ये है रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। दूसरे में बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में रेफर किया गया था। अब ये कौन है? मैंने लिखा सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में बेटा हमने बात करी थी एक स्पेशल केस की, एक सप्लायर जनरली तो इंडिया में होता है तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, बट आपको याद होगा हमने सेक्शन 14 में एक स्पेशल बात करी थी, एक सप्लायर फॉरेन का है, वो फॉरेन से यहां पर इंडिया में कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट जिसको हम एनटीओआर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोलते थे, उसको ओआईडीआर सर्विसेज दे रहा होता था। वो बाहर सिचुएटेड है बट इंडियन रेसिपिएंट को वो ओआईडीआर सर्विस दे रहा होता था। तो सेक्शन 14 ने बात करी थी इस एक स्पेशल केस में ओआईडीआर सर्विसेज का ये जो फॉरेन सप्लायर होता था उसको बाहर होने के बावजूद भी इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। यहां मैंने लिखा फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज टू एनटीओआर इन इंडिया नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट इन इंडिया। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको रिकलेक्ट करा देता हूं। हमने एक एग्जांपल बनाया था क्लास के डिस्कशन के दौरान इसका नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स सप्लायर इज अ फॉरेन सप्लायर, इंडिया में वो सर्विस दे रहा है ओआईडीआर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, और लेट्स सपोज वो दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, लेट्स सपोज किसी हाउस होल्ड एंटिटी को। तो उसने बाहर से हाउस होल्ड एंटिटी को यहां सर्विस दी, द सिचुएशन इज ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बट इस केस में गवर्नमेंट ने आरसीएम नहीं लगाया था और बोला था फॉरेन में होने के बावजूद उस सप्लायर को हम जीएसटी में रजिस्टर कराएंगे, वो इंडिया में कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके जो होगा रजिस्ट्रेशन कराएगा और जीएसटी की पेमेंट करेगा। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके ऊपर भी उन्होंने ये रिक्वायरमेंट डाली है कि उसके इनवॉइस में भी क्यूआर कोड होना जरूरी है, उसको अपने इनवॉइस में क्यूआर कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा टू द रेसिपिएंट की रेसिपिएंट उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है वो पेमेंट कर सके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरी ऑफ पर्संस? जो पहले में रजिस्टर्ड पर्सन था, क्या उसमें ये फॉरेन ओआईडीआर सर्विसेज कवर नहीं हो सकता था? वो उसमें भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने इसको अलग मेंशन किया है। इस वजह से अब आप ध्यान में रखें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होगा वो अराइज होगा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस अराइज होगा, वो ये होगा कि ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है इसकी टर्नओवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ पर्सन है ओवरसीज सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस, इसका टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर कुछ भी रहा हो, 500 करोड़ से ज्यादा रहा हो या 500 करोड़ से कम रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, इसको अपने इनवॉइस पर रेसिपिएंट को क्यूआर कोड पेमेंट के लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा। फॉरेन सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज जो सेकंड पॉइंट में कवर हो रहा है, इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर इंडियन रेसिपिएंट को पेमेंट के लिए क्यूआर कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, एनी अदर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, उनके ऊपर
क्यूआर कोड पेमेंट की अवेलेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर ऑफ जीएसटी वो 500 करोड़ से जो है वो ज्यादा हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इन जनरल registered person with aggregate turnover exceeding 500 crore in any preceding year and especially overseas supplier irrespective of the turnover, उनको ये डायनामिक क्यूआर कोड जो होगा वो अपने रेसिपिएंट को अवेलेबल कराना है। कब? when they are making a supply to an unregistered person, मतलब जब उनकी कैटेगरी ऑफ सप्लाई क्या हो? B2C सप्लाई। अब बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ई इनवॉइसिंग वाज फॉर B2B सप्लाई, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट B2C सप्लाई। तो वो जब अपने कंज्यूमर्स को सामने, कंज्यूमर्स अनरजिस्टर्ड पर्संस को सप्लाई करेंगे तो फिर उन्हें जो होगा वो ये कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? सो दीज पर्सन व्हेन मेकिंग B2C सप्लाई, तो उनका इनवॉइस जो होगा दैट शेल हैव अ डायनामिक QR कोड, जिसको मैं शॉर्ट में रेफर करूंगा डायनामिक QR कोड DQRC। आर यू ओके विद दिस? तो 6 प्रोविजो टू रूल 46 which is not for e-invoicing people, which are for normal people, read with this notification has introduced QR code requirement on invoice. How we are going to remember this? I have summarized the provision into this particular chart. तो registered person कौन? Any registered person जिसका aggregate turnover in any preceding year is exceeding 500 crore. First point. And definitely there are some exclusion into this category, which is rule 54 2. You must have noticed 2344A, 2344A. इन लोगों को इनवॉइसिंग में भी छूट दी गई थी और इन लोगों को यहां भी छूट दी गई है। अच्छा, पॉइंट टू रिमेंबर इज ई इनवॉइसिंग में SCZ को छूट दी गई थी, बट SCZ को यहां छूट नहीं दी गई है, तो यहां SCZ कवर रहेंगे। रिमेंबर दिस, नोटिफिकेशंस आर डिफरेंट, पर्पस इज डिफरेंट एंड अलग कैटेगरी ऑफ पीपल यहां पर है। ठीक है जी। और कौन? रजिस्टर्ड पर्सन वो जो कि ओवरसीज सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस है, ठीक है, जो कि सेक्शन 14 में बाहर होने के बावजूद भी इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, वो आदमी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो दीज टू कैटेगरी ऑफ पर्सन व्हेन दे आर मेकिंग अ B2C सप्लाई, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई, तो उसके टैक्स इनवॉइस पर क्या होना जरूरी है? QR कोड। लेकिन आप इसको थोड़ा प्रॉपर नाम से याद रखिएगा, डायनामिक QR कोड, क्योंकि उन्होंने इसे यही नाम दिया है, डायनामिक QR कोड। बेटा ये जो कोड है, इससे इनवॉइस की वेरिफिकेशन नहीं होनी है कि ये इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम ई इनवॉइसिंग की बात कर रहे हैं। इस QRC का पर्पज सिर्फ क्या है कि जो सामने रेसिपिएंट है वो इस QR कोड को स्कैन करके जो है वो पेमेंट कर सके। ठीक है, डायनामिक QR कोड क्या होता है देख लीजिए जरा, यहां मैंने नोट लगाया। डायनामिक QR कोड बेसिकली होता है QR कोड विच इज हैविंग द ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स। जैसे इस सप्लायर के पास एक रेसिपिएंट आया, उसको उसने कोई ट्रांजैक्शन किया, X यूनिट ऑफ गुड्स बेचे जिसकी ये पेमेंट बनी, तो उस ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है और उसमें जो पेमेंट बनी है वो सब जो होगा बेटा वो इस QR कोड में कैप्चर होगा। बायर टू स्कैन दिस QR एंड डायरेक्टली मेड पेमेंट, ही नीड नॉट एंटर द पेमेंट डिटेल। ठीक है जी, जो बायर होगा उसे सिंपली क्या करना है? QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को जैसे ही स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उस QR कोड में डिटेल्स होगी कि उसे इस इनवॉइस की कितनी पेमेंट करनी है। बायर को पेमेंट का अमाउंट नहीं डालना, उसे डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर देनी है, उसे डायरेक्टली जो है वो पेमेंट कर देनी है। दिस इज डायनामिक QR कोड। पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू इनेबल and encourage the digital payments where buyer can scan the dynamic QR code and make payment from mobile wallet directly। देखो, जब ये QR कोड होगा तो इस QR कोड के परसेंट में
आज की जो मिलेनियल वो है पॉपुलेशन, वो क्या करेगी, क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाफट से जो होगा वो पेमेंट कर देगी। तो ये ईज इन मेकिंग पेमेंट जो होगा वो क्रिएट करेगी। और बेटा गवर्नमेंट का इसका बैकएंड में ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप रेसिपिएंट को जब एक पेमेंट का कन्वीनियंट मेथड अवेलेबल कराओगे तो इट्स लाइकली कि वो रेसिपिएंट जो होगा इस कन्वीनियंट मेथड को ही जो होगा वो यूज करेगा। और जब वो इस कन्वीनियंट मेथड को यूज करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट का बैकएंड में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जो होगा वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होंगे वो फैसिलिटेट हो जाएंगे, जिससे टैक्स इवेजन के चांसेस जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। यू विजुअलाइज द सिचुएशन, एक सप्लायर B2C सप्लाई करता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई, तो बेटा उस सामने वाले को कोई क्रेडिट तो लेना है नहीं। तो नॉर्मली क्या हो सकता है कि आप उस रेसिपिएंट को सप्लाई करें और रेसिपिएंट जो है आपको कैश दे दे। अच्छा, रेसिपिएंट से अगर आपको कैश मिल गया तो देयर रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी, सप्लायर क्या कर सकता है, उस सप्लाई को अपने रिकॉर्ड्स में शो ना करे, ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि पेमेंट कैश में आई तो उसे वो आउट ऑफ द बुक रखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है, डिजिटल पेमेंट आती है, तो फिर वो अपना उस पेमेंट को अकाउंट फॉर उसे करना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली अगर आप समझ पा रहे हैं तो इस प्रोविजन से गवर्नमेंट बेसिकली ये एश्योर करना चाह रही है आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए उसे क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराएं। एंड इट इज लाइकली बिकॉज ऑफ ईज इन मेकिंग पेमेंट बाय जस्ट स्कैनिंग द क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट करेगा और इससे आपकी बुक में डिजिटल पेमेंट आ जाएगी, जिसको आप सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप इस तरीके से जीएसटी अवॉइडेंस नहीं कर पाओगे। दिस इज रियल बैक एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोविजन। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इफ यू आर क्लियर एज टू दिस, तो अब आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, ई इनवॉइसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। उसकी स्टोरी कहां से आई, रूल 48 प्लस नोटिफिकेशन नंबर 13/2020। इसकी स्टोरी कहां से आई, 6 प्रोविजो टू रूल 46 प्लस नोटिफिकेशन नंबर 14/2020। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो on certain category of person this dynamic QR code has to be made available to the buyer so that buyer can just scan and make the payment। अच्छा, नाउ नोटिफिकेशन में एक और स्पेशल पॉइंट जो है वो ये साथ में बताया गया है कि सप्लायर एक और काम ये कर सकता है, सप्लायर एक और काम ये कर सकता है कि सप्लायर क्यूआर कोड को इनवॉइस की बजाय वो क्या करे, मान लीजिए ये सप्लायर का पीओएस है, टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। आप बिग बाजार वगैरह गए होंगे, आप वहां जब शॉपिंग करते हैं तो सारे गुड्स वगैरह इकट्ठे करके आ जाते हैं काउंटर पर पेमेंट के लिए, और काउंटर वाला जो होता है वो आपके गुड्स एंड आइटम को स्कैन कर करके उसकी लिस्ट बनाता रहता है, इनवॉइस तैयार कर देता है। ठीक है जी, तो ये उसका वो कंप्यूटर है, इफ यू कैन विजुलाइज। ठीक है जी, आप बिग बाजार को विजुलाइज करें, आपने आइटम कलेक्ट कर लिया और आप काउंटर पर बिलिंग के लिए आ गए, उसने एक एक आइटम को स्कैन किया और अपने इस सिस्टम में उसकी वो बिलिंग क्रिएट होती जा रही है। अब वो ये कह रहे हैं वो उसी सिस्टम पर एक क्यूआर कोड आपको बैकएंड पर दिखा सकता है और कह सकता है जी आपके आइटम स्कैन कर लिए और पीछे क्यूआर कोड आपको नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सप्लायर इस तरीके से चलता है कि कंप्यूटर्स पर बिलिंग क्रिएट कर दी और कंप्यूटर पर ही उसने आपको, पीओएस टर्मिनल पर ही उसने आपको एक क्यूआर कोड दिखा दिया जिसको यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब इस केस में अगर उसने डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपको क्यूआर कोड अवेलेबल कराया है तो ये भी डायनामिक क्यूआर कोड की कंप्लायंस जो होगी वो मानी जाएगी। क्या लिखा मैंने, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अवेलेबल डायनामिक क्यूआर कोड, वो आपको डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा रहा है, कहा, थ्रू अ डिजिटल डिस्प्ले पीओएस टर्मिनल। Such B2C invoice issued by a registered person containing cross reference of the payment using dynamic QR code shall be deemed to be having a QR code। उसने इनवॉइस पर अब की बार क्यूआर कोड मेंशन नहीं किया, उसने क्यूआर कोड आपको यहां दिखाया, आपने यहां से स्कैन करके पेमेंट कर दी, लेकिन जो पेमेंट आपने करी उसकी क्रॉस रेफरेंस डिटेल इनवॉइस पर कैप्चर्ड है, तो यही माना जाएगा कि जैसे इनवॉइस पर क्यूआर कोड उसने मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं नोटिफिकेशन की वर्डिंग भी पढ़वा देता हूं।
नोटिफिकेशन इस हिस्से में क्या कह रहा था, इनवॉइस शैल हैव डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर इस नोटिफिकेशन में एक प्रोविजो है, मतलब एक्सेप्शन, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अवेलेबल डायनामिक क्यूआर टू रेसिपिएंट थ्रू अ डिजिटल डिस्प्ले। अब वो इनवॉइस पर अवेलेबल नहीं करा रहा, वो डिजिटल डिस्प्ले पीओएस टर्मिनल उस पर अवेलेबल करा रहा है। देन सच B2C इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट यूजिंग दिस डायनामिक क्यूआर कोड, जो कि डिजिटल डिस्प्ले पे अवेलेबल कराया था, शैल बी डीम टू बी हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड। तो जनरली क्यूआर कोड कहां देना है, इनवॉइस पर, लेकिन अगर आप उसे डिजिटल डिस्प्ले पर देते हैं और पेमेंट की क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पर कैप्चर कर लेते हैं तो यही माना जाएगा कि इनवॉइस पर क्यूआर कोड है। सो इफ यू आर एबल टू कीप इन माइंड दिस सिंपल चार्ट, दिस सिंपल डायग्राम, तो आपके पास 6 प्रोविजो का पूरा डिस्कशन मैंने इसमें कैप्चर कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ let me differentiate between e-invoicing provisions and this provision। ठीक है, वैसे तो ब्रॉडली मैंने आपको सारे डिफरेंस बता दिए हैं, बट फिर भी इनका डिफरेंशिएशन का ये एक टेबल जो आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी दे देगा, मैंने यहां मेंशन किया है। आई एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन दे में आस्क यू differentiate between notification number 13/2020 and notification number 14/2020। Now, this notification is about e-invoicing, and this 14/2020, this is not about e-invoicing, this is about normal invoicing। Now, my dear friends, the first point, type of transaction covered। ई इनवॉइसिंग में हम किन ट्रांजैक्शंस की बात करते थे, B2B सप्लाई, सप्लाई मेड बाय अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन, बेसिकली B2B सप्लाई। एंड इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ई इनवॉइसिंग में सिर्फ B2B सप्लाई आती है, B2C सप्लाई नहीं आती। हाँ, लेकिन एक्सपोर्ट सप्लाईज उन्होंने अलग से लिख करके कवर करी थी। एक्सपोर्ट आप फॉरेन पर्सन को कर रहे हो, वो अनरजिस्टर्ड होगा तो सप्लाई B2C है, लेकिन इस वाली B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई के ऊपर भी इनवॉइसिंग उन्होंने एप्लीकेबल कराई थी। नाउ कमिंग टू दिस नोटिफिकेशन 14, ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज अबाउट B2C सप्लाई, दिस इज अबाउट B2C सप्लाई। एंड माय डियर फ्रेंड, CBIC ने अभी रिसेंट में एक क्लैरिफिकेशन इशू करी है। उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट सप्लाई आल्दो वो B2B सप्लाई है, बट उसको हम ई इनवॉइसिंग में कवर करते हैं। एक्सपोर्ट सप्लाई को आल्दो वो B2C सप्लाई होती है क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को होती है, बट उसको हम ई इनवॉइसिंग में कवर करते हैं, मतलब हम उसको B2B सप्लाई जैसा मानते हैं। तो इस वजह से CBIC ने अभी रिसेंट में क्लैरिफिकेशन इशू करी है कि एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के ऊपर आपके ये वाले B2C सप्लाई के प्रोविजन है, ये अप्लाई नहीं होंगे। और इसका बड़ा ऑब्वियस सा रीजन भी है, आप जनरली सोचिएगा, ये जो नॉर्मल इनवॉइसिंग पर QR कोड पेमेंट का अवेलेबल कराना है, मैंने आपको क्या बताया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप QR कोड देंगे तो सामने वाला बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट इसको यूज करके पेमेंट करेगा। अब मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अ फॉरेन पार्टी, उस फॉरेन पार्टी को जनरली आप QR कोड यहां का अवेलेबल कराए और वो उसको स्कैन करके पेमेंट करे, ऐसा नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो CBIC ने क्लैरिफिकेशन दी है, एक्सपोर्ट सप्लाई वो इधर B2C सप्लाई में काउंट नहीं होगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए सेकंड पॉइंट, हु इज इंपैक्टेड, मतलब ई इनवॉइसिंग ने किसको कवर किया था और इसने किसको कवर किया है। तो बेटा ई इनवॉइसिंग में प्लीज ध्यान में रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन आए थे, कौन से, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था इन एनी फाइनेंशियल ईयर, लेकिन उसमें उन्होंने एक्सक्लूड क्या कर रखे थे, वो स्पेसिफिक सप्लायर एज वेल एज SCZ यूनिट। डिफरेंशिएशन देखिएगा, जबकि इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया, इसमें रजिस्टर्ड पर्सन कवर है कौन से, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो,
और इसमें जो एक्सक्लूजन है वो सिर्फ और सिर्फ 542344A वाले का है। SCZ यूनिट इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है। SCZ यूनिट्स को पेमेंट का QR कोड अपने रेसिपिएंट्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा। हाँ, अगर SCZ एक्सपोर्ट कर रही है तो नहीं कराएगी, बिकॉज एक्सपोर्ट सप्लाई कवर नहीं है। बट SCZ इंडिया में भी बेचती है, तो SCZ अगर इंडिया में बेच रही है तो फिर उसको अपनी जो DTA सप्लाईज होंगी उस सप्लाईज के ऊपर इंडियन रेसिपिएंट को जो होगा वो पेमेंट वाला QR कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा, अगर SCZ का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का है। अच्छा, इसके अलावा एक एडिशनल पर्सन इसमें कवर है, आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम, OIDR सर्विसेज देने वाला फॉरेन सप्लायर। उसका टर्नओवर कुछ भी हो पिछले सालों में हमें मतलब नहीं है, उसे भी QR कोड रेसिपिएंट्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो आई होप यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरी ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द टू नोटिफिकेशन। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन की मेन हाइलाइट्स की अगर बात करें तो 13/2020 दिस नोटिफिकेशन रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई-इनवॉइस बाय दोज मेंशन्ड रजिस्टर्ड पर्सन फॉर B2B सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई। ठीक है जी। और ऑन द सबमिशन ऑफ ई-इनवॉइस ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वुड रिटर्न अ QR कोड which will contain IRN and certain other key particulars on the invoice। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इस वाले केस में QR कोड जनरेट किया जाता है बाय इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और वो QR कोड उस सप्लायर को अवेलेबल करा दिया जाता है, और सप्लायर को उस पोर्टल के द्वारा जनरेटेड किए गए QR कोड को मेंशन करते हुए इनवॉइस देना होता है। और इस वाले QR कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या बायर इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करेगा? नहीं, ये QR कोड पोर्टल ने जनरेट किया है, उसने इसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाला है। इस QR कोड का पर्पस क्या है कि बायर अगर इस QR कोड को स्कैन करेगा तो बायर स्कैनिंग के बाद इस चीज को वेरीफाई कर पाएगा कि ये वाला जो इनवॉइस है वो कंसर्न पर्सन ने पोर्टल पर रिपोर्ट किया हुआ है। तो इस QR कोड का पर्पस क्या है? वेदर एन इनवॉइस हैज बीन रिपोर्टेड ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और नोट। प्लीज ध्यान में रखिएगा, इस वाले QR कोड में आपके इनवॉइस में पेमेंट कितनी बनती है उसकी डिटेल नहीं है, रेसिपिएंट को इसे स्कैन करके पेमेंट करने वाली सुविधा नहीं है। इसमें तो सिर्फ रेसिपिएंट को वेरीफाई हो जाएगा कि अगर वो QR कोड स्कैन करेगा तो उसे इसमें इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और वो ये श्योर हो जाएगा कि हां कंसर्न पर्सन ने पोर्टल पर इसे रिपोर्ट किया है, जेन्युइन इनवॉइस मुझे दिया है। क्लियर है? ऑन दी अदर एंड इस वाली नोटिफिकेशन का जो QR कोड है वो QR कोड रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद जनरेट किया है, पहली बात। और वो किस लिए जनरेट किया है? ताकि आप उस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाए। लिखा है मैंने, QR कोड विल बी जनरेटेड बाय द सप्लायर हिमसेल्फ। और वो कहां जनरेट करेगा? या तो वो इनवॉइस पर मेंशन करेगा या फिर वो डिजिटल डिस्प्ले जो उसका कंप्यूटर था वहां पर दिखाएगा, जो मैंने आपको बताया। फर्दर यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल पेमेंट यूजिंग UPI बाय मोबाइल एप्लीकेशन बाय स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड, कि बायर्स अपने मोबाइल से स्कैन करके जो है वो पेमेंट कर पाए। सो दीज आर द एसेंशियल डिफरेंसेस। आई एक्सपेक्ट कि ये आपको जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, चलिए जी, लेट्स प्रोसीड। पेज नंबर 29। अब ये जो डायनामिक QR कोड है बेटा, डायनामिक QR कोड विच इज गॉन बाय 6 प्रोविजर रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 14/2020, इसको लेकर के कुछ इश्यूज जो थे वो आ रहे थे लोगों को, सप्लायर्स को, जिनको ये इशू करना था उनको कुछ इश्यूज की क्लैरिटी की जरूरत थी, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी और उनके उन इश्यूज को क्लैरिफाई करते हुए CBIC ने ये सर्कुलर जो है वो इशू किया है। दिस इज द लेटेस्ट सर्कुलर which has been issued in respect to the dynamic QR code which a supplier is to mention as per the provision of 6 proviso plus notification number 14/2020. अच्छा, before I discuss the issues and the clarifications, I mentioned specifically here ICI ने जो अपनी स्टैट्यूटरी अपडेट्स इशू करी है उसमें उन्होंने इस सर्कुलर को कवर नहीं किया है।
स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो आईसीआई ने रिलीज किए हैं नवंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए, उसमें उन्होंने इस सर्कुलर को जो है वो कवर नहीं किया है। एंड आइडली तो ये अच्छी क्लैरिफिकेशन थी, उन्हें कवर करनी चाहिए थी, बट उन्होंने कवर नहीं किया है। तो इट सीम्स कि उनके हिसाब से एग्जामिनेशन में वो इसको नहीं पूछेंगे। बट कई बार ऐसा हो जाता है बेटा, आईसीआई शुरुआत में कवर नहीं करता, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर कोरिजेंडम इशू कर देता है और कहता है ये छूट गया था। तो उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए मैं आपके साथ इनको जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है जी, आप चाहें तो डिस्कशन स्किप कर सकते हैं, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा एडवाइस यही है कि आप इनको भी जो है वो ध्यान से सुन लें। सर्कुलर कहता है जी, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन B2C इनवॉइसेस एंड कंप्लायंसेस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, जो जो भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन में इशू किया है, मैंने उसको समराइज करने के लिए ये 2 चार्ट आपको बना के दे दिए ताकि रिवीजन में आपका टाइम कम लगे। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ाया, तो उसमें मैंने क्या कहा, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो B2C सप्लाई की जाएगी, उस B2C सप्लाई करने वाले रजिस्टर्ड पर्सन 2 कैटेगरी के नोटिफिकेशन ने बोले हैं कि उन्हें अपने इनवॉइस पर ये क्यूआर कोड जो है वो अवेलेबल कराना है बायर को, या तो इनवॉइस पर कराए या फिर डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू कराए और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस यहां पर कैप्चर कर ले। यही थी नोटिफिकेशन। ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन क्या आई है, एज पर द नोटिफिकेशन B2C सप्लाई पर ये डायनामिक क्यूआर कोड होना चाहिए था। तो पहली क्लैरिफिकेशन तो ये आई, एक्सपोर्ट की सप्लाई इज B2C सप्लाई, बट आप उसको B2B जैसे समझते हुए इनवॉइसिंग में कवर करते हो, तो क्या आप उसको यहां भी कवर करोगे? तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, नहीं जी, एक्सपोर्ट की सप्लाई को वैसे वो B2C होती है, बट हम उसको B2B जैसा समझते हैं, इसीलिए हमने उसे इनवॉइसिंग में डाला था। तो इसलिए उसके ऊपर ये वाले क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको अदरवाइज भी डिस्कशन में करी थी। तो वेरी सिंपल क्लैरिफिकेशन ओवर। सेकेंड क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बोला कि जो ई इनवॉइसिंग वाला क्यूआर कोड है वो तो भाई पोर्टल देती है, तो पोर्टल उस क्यूआर कोड में स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स डाल के देती है, हम उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। बट यहां पर क्यूआर कोड जो है वो सप्लायर को जनरेट करना है, तो सप्लायर को इस क्यूआर कोड में क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, उस बारे में लोगों ने क्लैरिफिकेशन पूछी कि ठीक है ये पेमेंट के पर्पस के लिए, क्या इस क्यूआर कोड में सिर्फ हम ये लिख दें कि हाँ इस इनवॉइस में ये 1,12,000 की पेमेंट ड्यू बनती है, बस क्या हम इसमें ऐसे लिख दें या इसमें कुछ और भी डिटेल्स देनी है, उस चीज के बारे में बताओ, बिकॉज वहां तो नहीं बताया हुआ गवर्निंग प्रोविजन में। तो सर्कुलर ने बताया कि ये जो क्यूआर कोड आप जनरेट करेंगे इन कंप्लायंस विद दिस 6 प्रोविजो, तो उसमें आपको ये डिटेल्स कैप्चर करनी है। इस क्यूआर कोड में ये पॉइंट्स आपको डाल के देने हैं। सप्लायर अपना GSTN नंबर इस क्यूआर कोड में कैप्चर करके देगा, सप्लायर का UPI ID पेमेंट रिसीव करने के लिए वो देगा, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड उसके बैंक का कोड, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, एंड GST अमाउंट विद ब्रेकअप। ये सारी डिटेल्स जो है इस क्यूआर कोड में आप कैप्चर करके देंगे क्यूआर कोड में। ठीक है जी, डायनामिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट। और आपको यह श्योर कराना है, क्योंकि इसका पर्पस ही ये है कि रेसिपिएंट इसको स्कैन करके पेमेंट कर पाए, तो ये क्यूआर कोड ऐसा होना चाहिए कि मोबाइल से स्कैन किया और इसके थ्रू पेमेंट मटेरियलाइज हो सके। चलिए जी, सेकेंड क्लैरिफिकेशन भी हो गई। फिर इसके बाद थर्ड क्लैरिफिकेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ इसमें पूछा गया, what if the customer does not make the payment using this dynamic QR code? I am a big supplier, let's suppose Reliance Fresh, big supplier making B2C supply। कंज्यूमर्स आते हैं, अपना हाउस होल्ड्स आते हैं, चीजें खरीदते हैं, B2C सप्लाई कर रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। एज पर द नोटिफिकेशन डायनामिक क्यूआर कोड उसको जो है वो इनवॉइस पर अवेलेबल कराना है या डिजिटल डिस्प्ले पर अवेलेबल कराना है। नाउ लेट्स सपोज रिलायंस फ्रेश में एक बायर आया, आइटम
कलेक्ट करके वो काउंटर पर आया, हमने उसे डिजिटल डिस्प्ले पे बिलिंग कर दी और क्यूआर कोड दिया, हमने बोला पेमेंट कर दो, बट सामने वाला पर्सन कहता है जी मैं तो कैश में पेमेंट करना चाहता हूं, मैं मोबाइल मेरे पास है ही नहीं, मैं मोबाइल घर भूल गया, या है भी तो भी मैं बैंक में बैलेंस नहीं है, मैं तो कैश लेकर के आया हूं, मेरा बिल बन रहा है अपना 20-30 हजार का, मैं तो आपको कैश में पेमेंट करूंगा, मतलब वो इस क्यूआर कोड को जो है वो यूज नहीं करता। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप बायर को दें और बायर इसे स्कैन करके पेमेंट कर दे, डिजिटल पेमेंट आ जाए आपके पास, वो रिकॉर्ड में रहेगी, उसे आप अपनी बुक से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे बाद में। अब लेकिन क्या आप बायर को इंसिस्ट कर सकते हैं, नहीं भाई तुझे तो इसी से पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं तो कैश नहीं लूंगा, आपका तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। आप कोई इंसिस्ट नहीं करेंगे, वो कैश देगा तो आप कैश लेंगे, अगर वो क्यूआर कोड से पेमेंट करेगा तो क्यूआर से लेंगे। तो अब मान लीजिए आपने उससे कैश ले लिया, तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने उसे डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल तो कराया था बट उसने यूज नहीं किया, तो यूज नहीं किया तो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट आपके पास नहीं आई या उसकी डिटेल्स कैप्चर नहीं हुई, तो क्या आपने डिफॉल्ट कर दिया या आपने तो अपनी तरफ से प्रोविजन का कंप्लायंस किया है? तो सर्कुलर ने सिंपली क्लैरिफिकेशन दी जी आपने कंप्लायंस किया है। देखिए जी, सर्कुलर डिस्कस करता है, वो कहता है सिचुएशन नंबर 1, डायनामिक क्यूआर कोड प्रोवाइडेड प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस, आपने इनवॉइस पर प्रिंट करके पार्टी को, रेसिपिएंट को दिया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी इस कोड को यूज करके, तो कह कोई बात नहीं, वो पेमेंट नहीं करता कोई नहीं, आपने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लाई कर दिया। इशुएंस ऑफ इनवॉइस विद DQRC इज अ डीम्ड कंप्लायंस बाय द सप्लायर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आपने कंप्लायंस कर दिया है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सिचुएशन नंबर 2, वो कहते हैं लेट्स सपोज आपने DQRC उसे डिजिटल डिस्प्ले पर अवेलेबल कराया था, इनवॉइस पर नहीं डाला था आपने, डिजिटल डिस्प्ले पर जो था आपने अवेलेबल कराया था। अब वो कहते हैं लेट्स सपोज लेकिन कस्टमर ने कहा कि मैं कैश से पे करूंगा, तो वो कहते हैं सप्लायर प्रोवाइड्स क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट अमाउंट एंड डेट ऑफ पेमेंट इज डीम्ड कंप्लायंस। अब वो कहते हैं इस केस में क्या होगा, अगर आप उसे क्यूआर कोड ऑफर करें बट वो कैश में पे करे, तो आपको ये काम करना है, उसने आपको जो पेमेंट दी, अमाउंट एंड डेट ऑफ पेमेंट, वो इनवॉइस पर आपका क्रॉस रेफरेंस में उसकी डिटेल होनी चाहिए बस। अब उसने कोड यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, कैश दे दिया, आप कैश ले लो, पर कितना कैश लिया, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, वो क्रॉस रेफरेंस आपको इनवॉइस पर कैप्चर करनी है और आपका डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा, आपका डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। पेमेंट कैप्चर डिटेल कर दें, डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। सेकंड सिनेरियो, कस्टमर पेज यूजिंग एनी मोड लाइक यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग और कैश और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट। आई एम शोइंग हिम दिस कोड ऑन माई डिजिटल डिस्प्ले, बट वो कहता है नहीं मैं इसको यूज करके पे नहीं करूंगा, मैं कैश या मैं पेटीएम कर दूंगा, जो कि आपका पेटीएम का कार्ड भी अलग से रखा होता है, या एक कॉम्बिनेशन, थोड़ा कैश दे दूंगा थोड़ा सा पेटीएम से कर दूंगा, ऐसा पेमेंट कर देता है कस्टमर। तो कहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी पेमेंट डिटेल को कैप्चर कर लेना। देखना, सप्लायर प्रोवाइड्स क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट, सप्लायर क्या करे, वो इनवॉइस पर क्रॉस रेफरेंस में ये प्रोवाइड कर दे, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, डेट, टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट, डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट को भी ये पता है, हम आपको कह रहे हैं क्यूआर कोड पेमेंट के लिए दो, बट ऐसा थोड़ी ना है कि हर आदमी क्यूआर कोड स्कैन करके ही पे करेगा। तो आपने कंप्लायंसेस कर दिए, हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, चाहे रेसिपिएंट एक्चुअल में स्कैन करके पे करे या फिर ना करे। इनवॉइस पर क्यूआर कोड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनवॉइस पर क्यूआर कोड है, उसने पेमेंट कैसे भी करी हो हमें मतलब नहीं है, क्यूआर कोड है, बात खत्म। डिजिटल डिस्प्ले पे दिखाया था, उसने यूज नहीं किया, तो अब इनवॉइस पर पेमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स आपको क्रॉस रेफरेंस में कवर करनी है और डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? चलिए जी, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन। 4th पॉइंट, पूछा गया कि अगर मैं पेमेंट कलेक्ट करता हूं थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन विदाउट प्रोवाइडिंग DQRC, कहते हैं लेट्स सपोज मैं
कैश नहीं कलेक्ट करता, मैं डिजिटल पेमेंट ही रेसिपिएंट से कलेक्ट करता हूं, उसका सारा लेखा जोखा ब्यौरा मैं प्रॉपर मेंटेन करता हूं, मेरे बैंक में ही पेमेंट आती है। बट ओनली पॉइंट इज दैट कि मैंने कोई एप्लीकेशन वगैरह जो है उसके थ्रू पेमेंट ली है, जैसे मान लीजिए इंस्टामोजो, ठीक है, तो मैं जब कस्टमर्स को कहता हूं तो मैं कहता हूं जी इंस्टामोजो का ये डिटेल है, इस लिंक को यूज करके जो है वो पेमेंट कर दो, और जब भी मेरा रेसिपिएंट मुझे पेमेंट करता है तो इंस्टामोजो के थ्रू वो सब डिटेल्स वगैरह जो है वो कैप्चर हो जाती है। तो ये कह रहे हैं जी अगर आपने ऐसा किया तो आपके इनवॉइस पर QRC कोड नहीं भी है, बट क्योंकि आपकी पेमेंट डिजिटली आई है और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड है, तो मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस करी है, मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस करी है। आर यू ओके विद दिस? आपके इनवॉइस में पेमेंट रिसीव का लेखा जोखा होना चाहिए, हम मानेंगे कि आपने कंप्लायंस करी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट चार्ट की बात करते हैं। कुछ और क्लैरिफिकेशन इसी सर्कुलर ने दिए थे। देखे जरा ध्यान से। अब वो कहते हैं जी प्रीपेड इनवॉइसेस, प्रीपेड इनवॉइसेस। अब ध्यान देना, बिजनेस में दो तरीके से काम होता है, इनवॉइस इशू किया और पेमेंट ली, और दूसरा क्या होता है पेमेंट पहले आई एडवांस, बाद में सप्लाई की गई और अकॉर्डिंगली इनवॉइस जो था वो बाद में अपना तैयार किया गया। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो आपको याद है, अगर आप सप्लाई पहले करते हैं पेमेंट बाद में आती है तो आपको टैक्स इनवॉइस सप्लाई पर बनाना है, पेमेंट आ जाएगी। और अगर आप एडवांस लेते हैं तो आप रिसीट वाउचर बनाते हैं एडवांस का, और बाद में जब सप्लाई करते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जहां प्रीपेड इनवॉइसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब जहां पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। वो कस्टमर ने ऑर्डर दिया और कस्टमर ने साथ में एडवांस डाल दिया, मैं बाद में सप्लाई करूंगा और इनवॉइस जनरेट करूंगा, तो डेफिनेटली अब इनवॉइस बाद में जनरेट हो रहा है, तो क्या मुझे अभी भी इस इनवॉइस पर QR कोड डाल के देना है, जबकि रेसिपिएंट का पेमेंट करने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि रेसिपिएंट मुझे पहले ही पे कर चुका है। समझो मेरी बात को भाई, QR कोड का पर्पस क्या था, इनवॉइस पर QR कोड होगा, रेसिपिएंट उसे स्कैन करके पे कर देगा, लेकिन प्रीपेड इनवॉइसेस में क्या होगा, रेसिपिएंट ऑलरेडी पे कर चुका है। क्या मैं जो इनवॉइस बाद में इशू करूंगा जिसमें रेसिपिएंट को अब कुछ पे नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी पे कर चुका है, तो क्या ऐसे इनवॉइसेस पर भी QR कोड का कंप्लायंस, ये जो डायनामिक QR कोड का कंप्लायंस है मुझे करना पड़ेगा, यस और नो? तो उन्होंने बोला जी नहीं, अगर आपका रेसिपिएंट पहले पेमेंट कर चुका है, इनवॉइस बाद में तैयार हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपको जो होगा वो QR कोड का कंप्लायंस नहीं करना। हाँ, लेकिन उस इनवॉइस में जो पेमेंट है उसका जो होगा क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए, भले ही उसने पेमेंट आपको कैश में करी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से करी है या कॉम्बिनेशन में करी हो, उसका क्रॉस रेफरेंस पेमेंट डिटेल का उस इनवॉइस पर होना चाहिए, डीम्ड कंप्लायंस मान लिया जाएगा। ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव एम्फसाइज्ड, अगर प्रीपेड इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस इशू होगा, बाद में पेमेंट आएगी, तब आपको डायनामिक QR कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, अब वो कहते हैं मान लीजिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी ECO ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। नाउ फ्लिपकार्ट, Amazon, you can presume anything, Amazon, फ्लिपकार्ट, तो एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स आप इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, यहां पर आपके प्रोडक्ट लिस्टेड रहते हैं, और जो कंज्यूमर होता है वो इनकी वेबसाइट पर जाकर के आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, पेमेंट कर देता है ECO को, और ECO जो है वो बाद में TCS का कंपोनेंट काट करके आपको बैलेंस पेमेंट दे देता है, गवर्नमेंट के पास वो TCS अंडर सेक्शन 52 जो है वो डिपॉजिट कर देता है। आई होप यू आर क्लियर एज टू दिस। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मेरी एक बात बताओ, अब इस केस में सप्लायर आप हैं, ही सिंपली अ टैक्स कलेक्टर, तो सप्लाई का इनवॉइस कौन इशू करेगा? डेफिनेटली आप ही को इशू करना है। ECO ने ऑर्डर लिया, आपको फॉरवर्ड कर दिया, आपको ही गुड्स या सर्विसेज रेसिपिएंट को देनी है, इनवॉइस आप ही को इशू करना है। तो मैं कहूं QR कोड
की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस वो आपको करना होगा या वो ईसीओ करेगा? डेफिनेटली वो कौन करेगा? आप करेंगे, बिकॉज आप हैं सप्लायर, इनवॉइस आपको इशू करना है। आप भले ही ईसीओ के साथ एसोसिएटेड है, बट ईसीओ इज नॉट सपोज टू रेज द इनवॉइस ऑफ द सप्लाई मेड बाय यू, वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर का अपना रोल अदा करेगा। तो कंप्लायंसेस जो होंगे वो आप ही को करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेरी पूछी गई थी, सप्लाई थ्रू ईसीओ whether registered person still to complied with DQRC requirement, answer is yes. Supplier liable to issue invoice, तो he shall comply with the notification. I hope this part is clear to you. अच्छा, अब इस केस में मैं आपको बता देता हूं एक और बात। जब आप ईसीओ के प्लेटफॉर्म से सप्लाई करते हैं तो दो तरीके से सप्लाई होगी। मान लीजिए यहां है बायर कंज्यूमर, उसने अमेजॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर के आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। क्या पेमेंट वो उसी टाइम कर देगा या पेमेंट बाद में होगी जब आप उसको गुड्स उसके घर भेजोगे? कैश ऑन डिलीवरी होगा या ऑर्डर के साथ पेमेंट होगी? तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर बायर या कंज्यूमर ने ईसीओ पर ऑर्डर डाला और ऑर्डर के साथ ही पेमेंट कर दी, ईसीओ ने आपको वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया, आपने डिटेल्स भेज दी, आपने वो गुड्स भेज दिए बायर के पास और बाद में ईसीओ ने आपको आपकी पेमेंट दे दी, ऐसा हो गया। तो अब इस केस में देखिएगा, अगर बायर ऑर्डर के टाइम पर ही ईसीओ को पैसा दे देता है और आप सिंपली गुड्स भेज करके ईसीओ से पैसा ले लेते हैं, तो ये हो गया प्रीपेड इनवॉइस का केस। प्रीपेड इनवॉइस का केस, बायर ऑलरेडी पैसा दे चुका है, आप उसे सप्लाई करेंगे, बायर ऑलरेडी पैसा दे चुका है। तो इस केस में इनवॉइस पर क्यूआर कोड होना जरूरी नहीं है, पेमेंट की डिटेल इनवॉइस पर आप कैप्चर कर लेंगे एज पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उससे काम चल जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर बायर ने साइट पर सिर्फ ऑर्डर दिया था, पेमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया था कैश ऑन डिलीवरी, कि जब सप्लायर मेरे पास डिलीवरी भेजेगा मैं डिलीवरी लेते टाइम उसे पेमेंट करूंगा, तो उस केस में ऑर्डर आया, साइट ने आपको ऑर्डर दिया, अब आप डिलीवरी करेंगे और बायर डिलीवरी के टाइम पर पे करेगा, तो क्या टैक्स इनवॉइस इशू होने के बाद वो पे करेगा? आंसर इज यस। तो इस केस में क्या टैक्स इनवॉइस पर ही क्यूआर कोड होना जरूरी है? आंसर इज यस। तो ये डिस्कशन इनफैक्ट पॉइंट नंबर 5 से ही मैंने डेरिव करके जो है वो आपको दिया है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज मच डिफिकल्टी। तो ऑल्दो आईसीआई ने ये कवर नहीं किया है, बट मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, ये दो डायग्राम आप सिंपली रिवाइज कर लेंगे। और नीचे क्लैरिफिकेशन लीगल वर्डिंग्स में दे रखी है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग फुल, तो वो नीचे वाले पॉइंट से जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आई प्रोसीड फर्दर? चलिए जी, अब आइएगा पेज नंबर 31 पर। नेक्स्ट अमेंडमेंट, इट इज एज टू द HSN कोड। HSN कोड, एज यू नो, जीएसटी ने गुड्स के प्रॉपर कोड्स बनाए हुए हैं, सर्विसेज के भी उन्होंने कोड बनाए हुए हैं, जिसका पर्पस ये है कि उन कोडिंग के बेसिस पर वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो करते हैं। अब रूल 46 जो कि ये कहता था कि सप्लायर जब इनवॉइस रेज करेंगे तो वो कुछ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स उसके ऊपर कैप्चर करेंगे, तो रूल 46 में HSN कोड कैप्चर करने की भी बात लिखी थी, लेकिन जीएसटी के शुरुआती पीरियड में गवर्नमेंट ने HSN कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट में कुछ छूट दे रखी थी, पर अब उन्होंने वो छूट खत्म कर दी है और अब उन्होंने ये बोल दिया है जी HSN कोड का मेंशन किया जाना अब जो होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड ऑनवर्ड जो होगा वो मैंडेटरी होगा। तो मेरी अमेंडमेंट का क्या टाइटल है? HSN कोड मैंडेटेड फॉर ऑल क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर with effect from 1 अप्रैल 2021। ठीक है जी, इसको as this amendment is not going to be asked in any technical sense, तो इसका प्लेन वर्जन मैंने यहां पर दिया है, तो आप एग्जाम के लिए तो ये सिंपल टेबल याद रख सकते हैं। द अमेंडमेंट सेज
द रिक्वायरमेंट टू फर्निश HSN कोड इन टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिवाइज्ड। पहले HSN कोड को लेकर के लीगल रिक्वायरमेंट कुछ और थी, अब जो है लीगल रिक्वायरमेंट जो अब रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो ये है। जिसमें उन्होंने बोला अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका प्रीसीडिंग ईयर में अप टू 5 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था, तो फिर आपको HSN कोड इनवॉइस पर मेंशन करना है 4 डिजिट का। और अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था, तो फिर आपको HSN कोड जो इनवॉइस पर मेंशन करना है दैट इज 6 डिजिट का। अच्छा, आपको पता है HSN कोड होता कितने डिजिट का है? HSN कोड गुड्स के लिए, HSN कोड गुड्स के लिए 8 डिजिट का होता है। वैसे कंप्लीट HSN कोड आपको याद होगा, हमने कस्टम में क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी किया था जिसमें ये कोडिंग सिस्टम क्या होता है वो समझाया था। तो HSN कोड गुड्स के लिए वैसे होता है 8 डिजिट का, बट वो क्या कह रहे हैं, आपको 8 डिजिट के लेवल का मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सर्विसेज का जो कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, तो उन्होंने बोला जी आपको 6 डिजिट का एज सच मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्या कह रहे हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। मोर देन 5 करोड़ वाले टर्नओवर वाले व्यक्ति है तो फिर 6 डिजिट का आपको मेंशन करना जरूरी है। और सुनिएगा, इसमें भी उन्होंने ये बोला है, ये जो 4 डिजिट वाला केस है, इसमें भी अगर B2C सप्लाई आप करते हैं तो फिर आप HSN कोड ना भी मेंशन करे चल जाएगा, आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ B2C सप्लाई मेंशन ऑफ HSN कोड इज ऑप्शनल। हाँ, लेकिन अगर 5 करोड़ से ज्यादा वाले हैं तो आपको 6 डिजिट का कोड जो होगा वो हर हालत में मेंशन करना ही पड़ेगा। और सुनिएगा, फर्दर फॉर सर्टेन गुड्स, फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स, उसकी उन्होंने लिस्ट दी है। बेसिकली कुछ 49 कैटेगरी ऑफ गुड्स है, केमिकल्स विच आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। कुछ गुड्स के लिए उन्होंने ये बोला है 8 डिजिट का कोड ही मेंशन करना पड़ेगा। फॉर सर्टेन गुड्स हैविंग पर्टिकुलर HSN, 8 डिजिट HSN शैल बी मेंशन्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस। अब ये जो HSN है इसकी रेलेवेंस क्या है ये देखिएगा, मैंने एक पॉइंट में नीचे मेंशन किया। मैंने क्या बोला, इन द इनिशियल ईयर ऑफ द GST कॉन्शियस डिसीजन वाज टेकन टू रिलीज HSN रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू नॉट बर्डन द टैक्स पेयर। GST का शुरुआती पीरियड में रिलैक्सेशन दिया गया था कि ठीक है, HSN कोड किसी भी प्रोडक्ट का तय करना दैट इज नॉट एन ईजी टास्क, तो इस वजह से रिलैक्सेशन इनिशियल पीरियड में दिया गया था, सो एज टू गिव द कंफर्ट लेवल टू द पर्सन। हाउएवर tax administration was struggling to generate sectoral analysis in the absence of proper HSN code. Accordingly, now HSN requirement has been enforced. शुरुआत में तो रिलैक्सेशन दे दिया था, बट HSN कोड के अब्सेंस में डिपार्टमेंट कोड बेस्ड डाटा गैदर करके सेक्टोरल एनालिसिस जो कर सकता था वो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए अब उन्होंने इसको जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो मैंने स्पेसिफिकली नोट अटैच किया, इसको ध्यान में रखिएगा। HSN कोड इनवॉइस पर भी मेंशन करने हैं, रूल 46 में अमेंडमेंट हुई है, एंड साथ में GSTR 1 में भी रिपोर्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। GSTR 1 का फॉर्म जो है वो अमेंड किया गया है इस रिस्पेक्ट में कि अब उसमें आपको HSN वाइज डिटेल जो होगी वो देनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अमेंडमेंट आपके लिए इतनी ही रेलेवेंट है जिसको आपने याद में रखना है। बाकी रूल 46 में इसको लेकर के क्या अमेंडमेंट हुई है वो सिर्फ रीड ओनली बेसिस के लिए हम कर लेते हैं। रूल 46 ये कहता था, टैक्स इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन दैट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या? HSN कोड ऑफ गुड्स एंड अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज। आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, आपको उन गुड्स के ऊपर GST पे करना है, किस रेट से? तो डेफिनेटली आपको शेड्यूल्स जो हों जाके वो पढ़ने पड़ेंगे, और शेड्यूल्स में जब आप अपने गुड्स को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर शेड्यूल्स में गुड्स का कैटेगराइजेशन जो है वो उन्होंने एक पर्टिकुलर कोडिंग सिस्टम के हिसाब से कर रखा है, जो कि बेसिकली उन्होंने कस्टम से कॉपी किया है, जिसको हम बोलते हैं HSN कोड। क्लास में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जो कि 8 डिजिट्स का होता है। अगर आप सर्विसेज के सप्लायर हैं
तो आपको अब सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी पे करना है। कितना जीएसटी पे करना है, उसके लिए आप अपनी सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करेंगे सर्विसेज के शेड्यूल में, और वहां पर आपको सर्विसेज के क्लासिफिकेशन को करके सर्विस का अपना जो एप्लीकेबल कोड है वो ढूंढना पड़ेगा, जिसको रूल 46 बोलता है अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विस, SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये 6 डिजिट का होता है। एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, मेरे गुड्स के ऊपर क्या एप्लीकेबल जीएसटी की रेट है, मुझे गुड्स के शेड्यूल में जाकर के अपने गुड्स का क्लासिफिकेशन करना है। गुड्स का कोड मिलेगा मुझे विच इज कॉल्ड HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ गुड्स। ये 8 डिजिट का होता है। सर्विसेज के रिस्पेक्ट में मुझे अगेन सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करना है, वहां मुझे जाकर के शेड्यूल में देखना है, मुझे अपनी सर्विसेज का अकाउंटिंग कोड ढूंढना है जो कि 6 डिजिट का होता है। एंड बेस्ड अपॉन दैट फिर जो है मुझे एप्लीकेबल जीएसटी की रेट लेके जो है वो पेमेंट करनी है। और रूल 46 क्या कह रहा है, आपने अपने गुड्स का जो HSN कोड ढूंढा, आपने अपनी सर्विस का जो क्लासिफिकेशन कोड ढूंढा, वो आपको जो होगा वो इनवॉइस पर मेंशन करना है। लेट मी टेल यू, द क्लासिफिकेशन एंड द लोकेशन ऑफ दिस कोड, दिस इज नॉट एन इजी टास्क, दिस वन ऑफ द टेक्निकल टास्क। तो इसमें जनरली आपको प्रोफेशनल्स की मदद जो है वो लेनी पड़ेगी। एंड अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, गुड्स के कोड को वर्डिंग क्या कह रही है, HSN कोड। सर्विसेज के कोड को वर्डिंग क्या कह रही है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गुड्स के कोड को क्या कह रही है, HSN कोड। सर्विसेज को क्या कह रही है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। लैंग्वेज, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दोनों ही कोड को कॉमन बोलचाल की भाषा में HSN कोड के नाम से ही रेफर किया जाता है। लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रिक्टली गुड्स के कोड को HSN कोड, सर्विस के कोड को SAC कोड, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कोड जो है वो जर्नल लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है दैट इज HSN कोड विदाउट एनी सच डिफरेंशिएशन। और आप ये देखेंगे अभी जो मैं आगे अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, उस अमेंडमेंट ने ये डिफरेंशिएशन अवॉइड भी कर दिया है। जो कमर्शियली लोग बोलते थे वही इन्होंने जो है वो आगे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलो खैर 46 कह रहा है कि इनवॉइस पर गुड्स का HSN कोड एंड सर्विस का कोड वो मेंशन होना चाहिए। अब साथ में रूल 46 में एक प्रोविजो होता था, जो प्रोविजो ये कहता था कि CBIC को ये पावर रहेगी कि CBIC जो है वो इस HSN कोड या फिर सर्विस अकाउंटिंग कोड को लेकर के रिलैक्सेशन दे सकता है। प्रोविजो होता था, वो प्रोविजो ये कहता था, देखिएगा ये जो डिलीटेड प्रोविजो था ये कहता था द बोर्ड में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड और द अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विस दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, या the class of registered person that would not be required to mention the HSN code of goods or the accounting code of service for such period as may be specified in the notification। इस प्रोविजो में बोर्ड के पास पावर थी जिसमें बोर्ड कह सकता था सेकेंड पॉइंट में कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को इतने समय तक के लिए HSN मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, या वो फर्स्ट पॉइंट में ये कह सकता था कि सप्लायर्स को इतने शुरुआती पीरियड के लिए कंप्लीट HSN या SAC कोड देने की बजाय इतने डिजिट तक की रिपोर्टिंग करना ही सफिशिएंट है। तो 2 रिलैक्सेशन वो दे सकता था। नंबर 1, मेंशन ही नहीं करने के लिए बोल सकता था कि थोड़े टाइम मेंशन ना करो। दूसरा वो ये कह सकता था शुरुआती पीरियड में कंप्लीट मेंशन ना करो, इतने डिजिट तक ही मेंशन कर दो। अब बेटा इस प्रोविजो को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है विद द न्यू प्रोविजो। इस प्रोविजो को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है विद द न्यू प्रोविजो। ऑल दिस यू आर रीडिंग, बट एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में तो सिंपली आएगा व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ HSN, जो कि मैंने आपको बताई है, बट वी आर रीडिंग द प्रोविजो। न्यू प्रोविजो सेज द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय रिकमेंडेशन स्पेसिफाई, बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है। नंबर 1, पहले बोर्ड 2 काम कर सकता था, अब बोर्ड को 3 काम करने की पावर दी गई है। नंबर 1, बोर्ड कह सकता है द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज
दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। आप ध्यान दीजिएगा, अब उन्होंने हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए बोल दिया है। पहले एचएसएन और एसएससी बोलते थे, अननेसेसरी की कंफ्यूजन थी, अब दोनों के लिए एचएसएन कोड ही बोल दिया है। और फर्स्ट पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड नोटिफाई करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को और बताएगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एचएसएन कंप्लीट देने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड डिजिट तक का वो मेंशन कर दे। दूसरा काम जो बोर्ड कर सकता है, बोर्ड नोटिफाई कर सकता है क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले में वो पर्सन नोटिफाई करके बोलेगा कि इस कैटेगरी ऑफ पर्सन को इतने डिजिट तक की रिपोर्टिंग करनी है। दूसरे में वो बोलेगा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सप्लाई B2B, B2C एक्स्ट्रा, इनके लिए इतने डिजिट तक की कोडिंग की रिपोर्टिंग करनी है। अ क्लास ऑफ सप्लाई फॉर विच स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट ऑफ कोड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। तो पहले में पर्सन बेस्ड बोल सकता है, इस कैटेगरी ऑफ पर्सन को इतने डिजिट रिपोर्टिंग करनी है। दूसरे में वो सप्लाई बेस्ड बोल सकता है कि B2B सप्लाई है तो पूरा करो, B2C है तो इतने तक करो, ऐसा बोल सकता है। तीसरे में वो क्या कहते हैं, द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो नोटिफाई कर सकता है दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द HSN फॉर गुड्स और सर्विसेज। यहां पर वो रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाई करके कह सकता है कि इनको HSN रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो तीन पावर दे दी गई है, तीन पावर दे दी गई है। नंबर 1, ये रजिस्टर्ड पर्सन इतने डिजिट तक रिपोर्ट करें, बोर्ड ऐसा कह सकता है। नंबर 2, इस कैटेगरी ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में इतने डिजिट तक की रिपोर्टिंग हो। नंबर 2। नंबर 3, इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, पहले 2 काम कर सकता था, पहले 2 काम कर सकता था, अब 3 कर सकता है। जो एक्स्ट्रा काम ऐड हुआ है वो ये सेकंड वाला ऐड हुआ है। पहले पावर क्या थी कि आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेस बना करके कह सकते थे इतने डिजिट रिपोर्ट करने हैं या करने ही नहीं है। अब आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेस बनाते हुए वो दोनों काम तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप क्लास ऑफ सप्लाई को बेस बनाते हुए भी ये कह सकते हैं कि इस क्लास ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में इतने डिजिट रिपोर्ट करने हैं। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको एग्जाम में एज इट इज़ वो पूछेंगे भी नहीं। एग्जाम में सिर्फ क्या पूछेंगे कि HSN की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेटा जो पुराना प्रोविज़ो था वहाँ से पावर लेते हुए ये पुराना नोटिफिकेशन इशू था विच इज़ नो लॉन्गर रेलेवेंट फॉर यू, और जो ये नया प्रोविज़ो है इससे पावर लेते हुए इन्होंने ये नया नोटिफिकेशन इशू किया है। इन्होंने ये नया नोटिफिकेशन इशू किया है जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने वो पॉइंट मेंशन किए जो मैंने पीछे पढ़ाए थे। उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन को बेस बनाते हुए कैटेगराइजेशन किया, 5 करोड़ वाला है या 5 करोड़ से ज़्यादा वाला है। रजिस्टर्ड पर्सन को बेस बनाते हुए उन्होंने डिजिट रेस्ट्रिक्ट कर दिए और क्या बोला, 5 करोड़ वाले 4 डिजिट तक की रिपोर्टिंग करेंगे और 5 से ज़्यादा वाले होंगे तो वो 6 डिजिट तक की रिपोर्टिंग करेंगे। आर यू ओके? ठीक है जी। फिर उसके बाद नीचे जो प्रोविज़ो है इसमें उन्होंने क्या लिखा, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका 5 करोड़ तक का टर्नओवर था इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मे नॉट मेंशन द नंबर ऑफ डिजिट इन अ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये जो पहली कैटेगरी है ये B2C सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर HSN मेंशन नहीं भी करेगी तो चलेगा, कर देती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करेगी तो चलेगा। एंड नीचे वाला जो प्रोविज़ो है इसमें वो कहते हैं फॉर सर्टेन क्लास ऑफ सप्लाई जिसके HSN कोड हमने नीचे टेबल में दिए होंगे, टेबल मैंने रिप्रोड्यूस नहीं करी है, उसमें बेसिकली 49 केमिकल्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने ये बोला है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंशन 8 नंबर ऑफ डिजिट। हाँ जी, तो आप कैसे भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, स्पेसिफाइड गुड्स को अगर आपने सप्लाई किया, स्पेसिफाइड गुड्स को आपने सप्लाई किया तो फिर आपको उसके रिस्पेक्ट में पूरे 8 डिजिट का जो कोड है वो जो होगा वो मेंशन करना पड़ेगा।
ये मैंने आपको ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में यहाँ समझा दिया है, तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये क्रक्स जो मैंने लिखवा दिया इसको याद रख लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ आपकी इनवॉइस से रिलेटेड सारी अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऑल द अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू इनवॉइस आर ओवर।